आई थिंक लास्ट टाइम हमने फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था ना, फील्ड अलग अलग सिस्टम्स की निकाली थी हम लोगों ने। वी एक्चुअली एंड डिस्कस की चार्जेस के ऊपर कैसे फील्ड के कारण बेसिकली फोर्स लगने लग जाता है। दैट्स व्हाट वी लास्ट डिस्कस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, आज थोड़े से और एग्जाम्पल उसके बेसिस पे देख लेते हैं। तो सपोज मान लो, सब लोग एक मिनट बात सुनो मेरी। आई गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल जिसमें हम वर्क करना चालू करेंगे। सपोज मान लो कि दिस इज गिवन टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज रिंग। एक पॉजिटिव चार्ज रिंग दे दिया आपको, परफेक्टली यूनिफॉर्म चार्ज रिंग दे रखा है, ठीक है। now इस परफेक्टली यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के एकदम सेंटर पे आके, इसका रेडियस आर दे दिया, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, इसके एकदम सेंटर पे आके एक हमने प्लस क्यू चार्ज और रख दिया। तो जी दिस चार्ज इज गोइंग टू एक्चुअली रिपेल एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग। तो अगर देखोगे तो देखो जैसे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन कट कर लूँ तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। क्योंकि जी इस पूरी रिंग पे इन द रेडियल डायरेक्शंस बहुत सारे बेसिकली क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। और ऑल दोस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल बी एक्चुअली इन द रेडियल डायरेक्शन। It is for every arrow which are going to make in this direction, there is going to be an arrow in this direction also. There is going to be an arrow in this direction. There is going to be an arrow in this direction. So can you see that net force on the ring is going to actually cancel out. The net force on the ring will be exactly what? Zero force by the charge. ठीक है। और वैसे भी वो सच बात भी होना भी चाहिए था। वो बताता हूँ क्यों होना चाहिए था। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ तो वैलिड है। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है that every action has got equal and opposite reaction. तो देखो इस रिंग के कारण सेंटर पे फील्ड क्या है? जीरो है। तो इस रिंग ने इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाया? जीरो लगाया। तो ये चार्ज भी क्या करेगा इस रिंग के ऊपर, नेट रिंग के ऊपर क्या कर देगा? जीरो फोर्स लगाएगा, राइट है। तो वो तो होना भी चाहिए था, मतलब उसमें हमको कोई डाउट भी नहीं है। बट मान लो मैंने अगर ये पूछा आपसे कि ड्यू टू दिस चार्ज इस रिंग के किसी भी एक छोटे सेगमेंट पे या इस रिंग के ऊपर जो रिंग होगी वो बेसिकली बनी तो किसी वायर से, ऐसे समझ लो कि मेरे पास एक ना रबर बैंड था, तो रबर बैंड था, उस रबर बैंड को मैंने चार्ज कर दिया सर्कल के शेप में और मैंने चार्ज को बीच में रखा। तो व्हाट विल हैपन इज रबर बैंड के अंदर, वायर के अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो सपोज मैंने पूछा कि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज व्हिच आई केप्ट हियर व्हाट इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप्ड, ठीक है, इन द रिंग राइट नाउ। तो एक काम करते हैं, हम उस चीज को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। टेंशन डेवलप क्यों होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली मैं आपको ये प्रूव करके दिखा दूंगा कि नेट फोर्सेस फिर से जीरो जाएंगे, ठीक है। बट वो एग्जैक्ट टेंशन भी डेवलप हो रहा है वो हमको सीखना पड़ेगा। तो एक काम करो, लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ से एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट इस तरह का कट कर लेता हूँ। So this segment which I have cutted is given to be like this. The angle of this segment is, let us say, d theta for us. मैंने क्लियरिटी के लिए d theta बहुत बड़ा बनाया है, but in practice this d theta is very small. The point P and Q are very very near to each other. वो फिगर की क्लैरिटी के लिए मैंने P और Q को थोड़ा थोड़ा दूर दूर बना दिया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके देखते हैं और मैग्नीफाई करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात समझ आ रही है कि अगर ये d थीटा होगा तो ये जो लेंथ होगी ये एक्जेक्टली r d थीटा होगी हमारे लिए, राइट। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पूरे की पूरी लेंथ को यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। दिस होल इज प्लस चार्ज, इसको मैग्नीफाई करके बना दिया सो दैट आपको अंडरस्टैंड होता चाहिए। और यहाँ से इसके सेंटर पर मैंने क्या किया, ये एक एंगल d थीटा जॉइन कर दिया, राइट। अब क्या कर यहाँ से एक मिनट सुन यार, मैं वो ठीक है वो सभी कर लोगे, बहुत सिंपल है। मेरे पास सुन लो मैं क्या करूँ, इसके बाद में थोड़ा और बेटर क्वेश्चन दूंगा इसका। नाउ व्हाट हैपेंस इज जब मैं इस पॉइंट को कट करूंगा तो यू ऑलरेडी नो लॉज ऑफ मोशन से द टेंशन डेवलप विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द ब्रेकेज पॉइंट। ये टेंशन डी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, टी एंड डी रिस्पेक्टिवली, राइट और नॉट। और ये मेरे लिए पॉइंट पी होगा, ये मेरे लिए एक्जेक्टली पॉइंट क्यू होगा, राइट नाउ, ठीक है। अच्छा होपफुली सबको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉइंट होगा ना, दिस एंगल, बिकॉज ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो डी थीटा बाय 2 एंड ये एंगल भी डी थीटा बाय 2, ठीक है। अच्छा इट इज गोइंग टू टेक हार्डली एनी टाइम टू अंडरस्टैंड दैट अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और यहाँ लाइन बना दूँ तो ये जो एंगल आएगा ये भी d थीटा बाय 2 ही आएगा। यू कैन चेक दैट राइट अवे। ये d थीटा बाय 2 है ना, ये एंगल 90 होगा, d माइनस 90 में d थीटा बाय 2, तो d थीटा बाय 2 वहाँ से d थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यू विल गेट एक्चुअली दैट एंगल d थीटा बाय 2 only. So can you see this d can now be broken up into exactly two parts. ये कितना होगा? d cos of d थीटा बाय 2, राइट। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा t sin of d थीटा बाय 2. In the similar way, यहाँ पे क्या होगा ये? t cos d theta by 2, while this will be t sin of d theta by 2, right? और यहाँ पे वो चार्ज q रखा हुआ होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुना मेरी बात को। You will agree that if d theta start tending towards 0, suppose, so can I actually conclude that the point P will start tending towards point Q? Point P and Q will come very very close to each other.
द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट P एंड Q विल एक्चुअली बिकम नेग्लिजिबल, एक ही पॉइंट बन जाएंगे। और अगर वो दोनों एक पॉइंट बन गए तो कैन आई आल्सो कंक्लूड दैट ये t cos d थीटा बाय 2 और ये t cos d थीटा बाय 2 एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो दे विल एक्चुअली कैंसिल आउट। व्हाइल t sin d theta by 2 and t sin theta d theta by 2 will be exactly adding up and will start acting towards the center। जब p और q इतना पास में आ गए तो 2t sin theta by 2 नियरली सेंटर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख दूं 2t sin of d theta by 2 will be able to actually balance। चेक करो the net force which is acting in the upper direction, ये कैपिटल Q है, ये lambda r d theta है, सही है क्या? तो इसको लिख दूं 1/4 pi epsilon naught into, चेक कर लेना, कैपिटल Q into lambda r d theta divided by exactly what r square। सही लिखा है क्या मैंने? जैसे ही लिखोगे देखो क्या होगा, this r cancels। for small angles sin d theta by 2 when written as d theta by 2 directly, तो ये बन गया मेरा 2t d theta by 2, right? this is going to become 1/4 pi epsilon naught, चेक कर लो, lambda d theta divided by r, सही है? एंड एज सून एज लिखोगे दिस d theta also will get cancelled, ठीक है? तो therefore what will happen is कि 2 2 गया, the value of t comes to us, the value of t will come out to be the equal to, चेक करो, lambda multiplied, अच्छा सॉरी यहाँ पे q लिखा होगा, lambda q divided by what 4 pi epsilon naught into r, am I right or not? ठीक है? This is going to be the tension developed inside the ring when this whole system is actually be placed at the charge q for us, ठीक है? Am I understood or not? अब इसके अंदर है ना, फिर से मैं बताता हूँ आपको वेरियस क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन दिया जाता है, ये क्वेश्चन समझा आपको? मैं आपको इसी का एक वेरिएशन और दिखा दूंगा, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो, एक और वेरिएशन दिखाता हूँ क्वेश्चन, वो सेम चीज को पूछने का एक डिफरेंट वे है बस इसी क्वेश्चन। ओके चलो सब लोग नेक्स्ट चीज देखो, तो नोट कर लिया ये वाला पार्ट तो। अब चलो एक और चीज देखिए, नहीं है ना, हो गया? राइट चलो मेरे को एक काम करो, एक सवाल का जवाब दो, लेट अस सी हाउ यू कैन गिव इट आंसर। ये डालो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो मेरे को एक काम करो, एक क्वेश्चन का जवाब दो, और सपोज द क्वेश्चन इज, एवरीवन लिसन केयरफुली, द ग्रेविटी इज acting in the downward direction, small g is acting downwards, मैंने ऑलरेडी दिया है। मेरे पास में ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है which has got let us say a negative charge, ठीक है? नेगेटिव चार्ज है, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस सेमी इनफाइनाइट वायर के एकदम एंड पे यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे आकर एक रिंग ऐसे रख दिए, रिंग का सेंटर इज एग्जैक्टली लाइन एट द सेमी इनफाइनाइट वायर का सेंटर एंड, ठीक है? और इस रिंग को मैंने पॉजिटिवली चार्ज सप्लाई कर दिया है, और टोटल चार्ज सप्लाइड टू द रिंग, और ये रेडियस दे रखा है हमको एग्जैक्टली व्हाट कैपिटल आर, इस रिंग को हमने कैपिटल क्यू चार्ज सप्लाई कर रखा है, और इस रिंग का मास m है, ठीक है? इस रिंग को क्यू चार्ज सप्लाई किया है, m हमने मास रखा है, ठीक है? द क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल, what should be the value of this lambda, इसका जो माइनस लैम्डा होने वाला है ना, कुछ माइनस लैम्डा होने वाला है, what should be the value of this lambda so that this ring, ठीक है, this ring remains suspended in air। क्वेश्चन क्लियर है मेरा? what should be the value of the lambda so that this ring remains suspended in air, तो नीचे g को बैलेंस करना, देखो ना फटाफट से करना, क्वेश्चन क्लियर है क्या मेरा? What should be the value of the lambda so that the ring remains suspended in air, the ring doesn't fall down? Check करो, possible है ना ये? Let's find out the answer. Assuming that the charge density is constant as well as mass is also a constant term, ठीक है? What should be the value of lambda so that this ring? The wire is negatively charged. Yeah, wire is negatively charged. Wire negative charge होगा तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। कभी नहीं होगा। तो रुकिए तब नीचे गिर जाएगा। वायर को नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, तो वायर नेगेटिव चार्ज होगा और फिर रिंग को नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, वायर को पॉजिटिव देना पड़ेगा, अट्रैक्शन दोनों में होना चाहिए, ठीक है? आई थिंक क्वेश्चन तो क्लियर है सबको ना? हाँ हाँ। ये हटा दूं ये एग्जांपल पूरा,
नो ट्रबल इन दिस एग्जांपल। सबको इनफाइनाइट वायर की आई थिंक फील्ड याद है, फॉर्मूले ने हाथ सारे एक साथ, तो फॉर्मूला बहुत काम आएंगे हमारे इनफाइनाइट वायर की फील्ड के फॉर्मूले। चलो एक मिनट बोर्ड देखो। सो एक काम करते हैं, इस रिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, इस रिंग की बात ही बाद में करते हैं, मतलब पहले एक बार बेसिक लॉजिक समझते हैं। और डू यू ऑल रिमेंबर दैट एक इनफाइनाइट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो दो डायरेक्शन में होती है, एक तो होती है इस डायरेक्शन में, राइट और नॉट, और ये वैल्यू होता है, इफ यू रिमेंबर दिस क्लियरली, ये वैल्यू होता था k लैम्डा बाय r, याद है क्या आपको बात? और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए एरो इधर नहीं आएगा, और एरो कितना जाएगा, वो एरो जाएगा इस साइड में, तो एक तो हो जाएगा ये वाला फील्ड k लैम्डा बाय r वाला। एक फील्ड होता है बेसिकली कहाँ पे, अपर डायरेक्शन में। अपर क्यों ले रहा हूँ मैं, जनरली हमेशा डाउनवर्ड लेता था, इस बार ये वायर क्या है, नेगेटिव चार्ज ना, तो इसके कारण क्या होगा, अपर फील्ड आ जाएगा, कितना आएगा ये वैल्यू, k लैम्डा बाय r, है ना। अच्छा इस रिंग को अगर मैं ना टॉप व्यू से देखूंगा तो इसके ऊपर है ना सारी फील्ड जो अंदर वाली होगी वो इधर लगेगी ऐसे, k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय r, राइट। बट ये सारी फील्ड जो है ना, इसके सारे फोर्स तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर वाला फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कहने से ये जो मेरी फील्ड आ रही है इससे तो कोई फायदा ही नहीं है, जो ट्रबल है सारी वो सारी तो इस फील्ड से है। तो इस फील्ड के कारण अगर एक छोटा सा सेगमेंट ले लो तो इसके ऊपर अपवर्ड एक फोर्स आएगा, उस फोर्स का वैल्यू होगा df अप, राइट, वो होगा dq, व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ dq हियर, मल्टीप्लाइड बाय एग्जैक्टली व्हाट, k लैम्डा बाय कैपिटल R, राइट और नॉट। और अगर मुझे, और सारे फोर्स अपवर्ड ही होंगे, अगर टोटल फोर्स निकालना है f अपवर्ड तो क्या करना चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, k इज द कांस्टेंट, लैम्डा इज द कांस्टेंट, r इज द कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, केवल dq का। dq का इंटीग्रेशन क्या देगा, k लैम्डा बाय r इनटू कैपिटल Q, राइट और नॉट। ये अपवर्ड फोर्स है। अगर मेरा ये अपवर्ड फोर्स किसी तरीके से डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस आउट कर दे तो कैसे रिंग सस्पेंड हो गई, बता देना ये अपवर्ड फोर्स क्या था, k लैम्डा बाय r था इनटू q मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, mg, the value of m lambda must be mgr divided by exactly what, k multiplied by q for us। am I rightly understood? ठीक है, तो पता है कहने का मेरा मतलब क्या था, इस पूरी रिंग पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, फिगरेटिवली अगर देखोगे तो ये ऐसी फील्ड लगी होगी बहुत सारी, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। ये जो मैंने रेड कलर के एरोज बनाए हैं ना, ये रेड कलर के एरोज इस रिंग के ऊपर फील्ड दिखा रहे हैं, ठीक है ना। एंड क्योंकि रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो इस रिंग पे नेट फोर्स अपवर्ड्स आया बिकॉज ऑफ द फील्ड, जिसका वैल्यू कितना है, चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड। और अगर उतना का उतना फोर्स मास इनटू ग्रेविटी नीचे से लगा दे तो कहने से ये रिंग हवा में ही रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर भी नहीं जाएगी, तो लेकिन वो ठीक है ना। फोर्स सिर्फ पेरिफेरी पे लगा है, बिल्कुल, तो पेरिफेरी पे हम चाहिए, तो लेकिन वायर जो है वो तो सेंटर पे, तो बेस के लिए डेस्क थोड़ी है, ये रिंग है। हाँ मतलब the upward force is only on the periphery, so how does it balance the wire? वायर लटका हुआ है, mg इसका dmg सब नीचे आके dmg हो जाएंगे ना, dmg का एडिशन क्या होगा, mg होगा टोटल। वो पूछ रहा है वायर क्यों Sorry, नहीं गिर रहा, वायर तो सस्पेंडेड है, वायर फ्री नहीं है, वायर थोड़ी क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, नोट करो बात। ठीक है, तो अब आई होप सबको है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड तो थोड़ा सा ठीक से समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालना है, ठीक है ना। हम लोग एक फील्ड और निकालने की कोशिश करते हैं, एक फील्ड और निकालते हैं, पहले नोट करो फिर दिखाता हूँ एक चीज। The field due to spherical charges. The charge is kept in the spherical forms, then what is going to be the value of field with the spherical charges? ठीक है ना। तो as usual जो हमने ग्रेविटेशन में किया था, exact वही हम करेंगे, सर ठीक है। हाँ प्लीज। अब ये k lambda by r वाला फॉर्मूला तो याद था ना, k lambda by r काम का चीज था, और समझ में आ गया ना कि x वाला फील्ड मैंने काम में नहीं लिया तो y वाला ही काम आएगा। सर इसमें मतलब लैम्डा में वो साइन आना जरूरी है? कभी नहीं, मैंने क्या बोला था, फोर्स के अंदर हम कभी साइन नहीं लिखेंगे, वो जो एरो हेड्स है ना उसने अपने आप दिखा दिया कि फोर्स क्या है, द फोर्सेज में वो एरो हेड अपने आप चेक कर देंगे मैंने फोर्स क्या है, और अट्रैक्शन रिपल्शन हमको खुद डिसाइड करना है, ठीक है ना। फोर्स के फॉर्मूला में कभी साइन मत डालना, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म है,
आई कैप जे कैप में लिखेगा तो साइन डालना, नहीं तो फिर साइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। हाँ भाई आगे देखो बात चीज, द फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस एज यूजुअल, वही दो केसेस। केस नंबर 1 विच इज बेसिकली अ हॉलो स्फीयर, या इसी को हम बेसिकली बोलते हैं स्फेरिकल शेल, याद है ना। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल पे मैंने राइट नाउ, मैंने फिर बोला था ना, मैं हर जगह पे बार बार प्लस लेके चलूंगा, और वो प्लस नहीं, वो प्लस होगा माइनस होगा दोनों के लिए काम चल जाएगा। सपोज मैंने पूरे शेल पे प्लस चार्ज ले लिया, ठीक है, द टोटल चार्ज, एंड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि वो प्लस चार्ज केवल सरफेस पे ही होगा। सो टोटल चार्ज लेट अस से इज कैपिटल क्यू, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, और सिग्मा क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि सरफेस पे गिवन चार्ज है, ये वैल्यू हो जाएगा एक्जेक्टली q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है ना। तो जहाँ पे भी ऐसे वैल्यू आएंगे वहाँ पे हम कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वही एक्जेक्टली सेम पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज जो एज यूजुअल हमने किया था, आउटसाइड पॉइंट के लिए, what the outside means r का वैल्यू इज far larger than the value of capital R. For example at this particular point, यहाँ पर the value of field will be exactly what, E outside is k q divided by exactly what, small r square। ऐसे बोल ये सबको याद ही रहेगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसको निकालना, ठीक है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए स्टिल व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट ऑल द चार्जेस एट द सेंटर, वही सेम कंसेप्ट और जैसे हम लिखते थे ना सेंटर के साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर निकालते थे, वो कर सकते हैं, लेकिन केवल कहाँ पर, आउटसाइड पॉइंट पे, ठीक है। इफ r becomes equal to capital R, where are we? Surface. We are on the surface, right? So the value of electrical field on the surface will become kq divided by exactly what, capital R square, right? और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड विल बी अवे, नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड विल बी टुवर्ड्स फॉर अस, ठीक है। आप चाहो तो मैं आपको एक काम और समझ करता हूं जो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। ये k को मैं लिख दूं एक तरह से 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, तो एक ये q by r स्क्वायर, राइट है क्या? ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा हुआ है क्या? तो इसको लिख सकता हूँ मैं, E का वैल्यू एट द सरफेस इज लाइक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर अस, राइट और नॉट, ऑन द सरफेस। तो कभी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ना तो कंफ्यूज मत करना, लेकिन ये केवल सरफेस पे है, आउटसाइड में नहीं, सरफेस के ऊपर इज बेसिकली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर अस, ठीक है। एंड लास्ट में इफ r इज लेस देन r व्हिच इज बेसिकली व्हाट, इनसाइड पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, डू यू ऑल एग्री व्हाट इज दैट, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड तो हमेशा जीरो ही होगा, वही हमारा कांसेप्ट है। सॉलिड एंगल लेके वो सारे चार्जेस के रिपल्शंस खत्म हो जाएंगे, एंड देयरफॉर नेट फील्ड हमेशा इनसाइड पे क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा, राइट। तीनों चीजें नोट कर लेना, तीनों चीजें ध्यान रखना। ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहा हूं, ग्राफ प्लॉट कर लोगे ना इसका, नहीं यस सर, अंदर वो जीरो है, फिर एकदम से बढ़ेगा एट r इक्वल टू कैपिटल R, फिर वापस से डिक्रीज करेगा, नहीं घर हाइपरबोलिक, पहले जीरो फिर हाइपरबोलिक, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू r तक इट्स अ जीरो वैल्यू, फिर ऊपर बढ़ के अचानक से हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लेना। ये रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, इसी केस में ये हॉलो स्फीयर था और ये हॉलो नहीं, एक्चुअली में अगर हॉलो स्फीयर के साथ साथ में अगर आपको कभी सॉलिड मेटेलिक स्फीयर दे दिया ना, सॉलिड मेटेलिक या और इन द सेम सेंस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, उसके लिए भी यही होगा। मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स के अंदर वैसे हम लोग ये ना इस बात को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि रियलिटी में हम क्या चाह रहे थे, बट आप एक चीज हमेशा रख लो, अगर ये कभी सॉलिड मेटेलिक स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में भी आप कुछ भी चार्ज सप्लाई करो वो हमेशा उसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। वो क्यों बार बार सरफेस पे आ जाता है, उसका रीजनिंग हमारे पास अवेलेबल है गॉस लॉ में। अभी फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लो कि वो इसलिए कोशिश करता है कि सारे चार्ज में रिपल्शन होगा, एंड दे वांट टू एक्चुअली गो फारदेस्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो फारदेस्ट अपार्ट वो कब पहुंच पाएंगे, तभी पहुंच पाएंगे जब बेसिकली वो बिल्कुल पेरिफेरी पे पहुंच जाए, ठीक है ना। वैसे हम लोग ऑन डिटेल बहुत सारा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे अबाउट द कांसेप्ट ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। बट अगर मेटेलिक स्फीयर दिया है तो मेटेलिक स्फीयर के लिए भी सारा का सारा चार्ज केवल सरफेस पे लाई करेगा, मेटेलिक स्फीयर के अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं, हमेशा सरफेस पे होता है। तो इसका मतलब वेदर इट इज अ मेटेलिक स्फीयर, सो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे समझ लो कि या सॉलिड मेटेलिक स्फीयर और एक शेल में कोई फर्क होता ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। जैसे सॉलिड मेटेलिक स्फीयर काम करता है वैसे ही बेसिकली शेल काम करती है, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। चलो नोट करो सर तो स्फीयर और किस, अब सुनो ध्यान से, और ये थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये बिल्कुल एक बार पहले लॉजिक समझना फिर आंसर निकालना।
ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है? ऐसा मत समझना कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब ये है कि कोई प्लास्टिक का स्फीयर बना के उसमें चार्ज रख दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसे अज्यूम करो, बिल्कुल अगर विजुलाइज करना है तो ऐसे समझो कि ना मेरे पास चार्ज है बहुत सारा, समझ लो मैं ना एक ना बॉक्स में भर के चार्ज लाया और उस चार्ज को मैंने क्या किया, हवा में ही, एयर में ही स्फीयर के फॉर्म में अरेंज कर दिया। समझा मतलब क्या है? मैंने भाई चार्ज को मैंने क्या किया, पहले एक चार्ज को सेंटर पे रखा, उसके चारों तरफ मैंने एक लेयर ऑफ चार्ज चढ़ा दिया और चार्ज की लेयर्स को मैं क्या करता गया, बड़ा बड़ा करता गया। आप लोगों ने ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड, वो ऐसे समझ लो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की तरह। मतलब चार्ज जो है ना वो खुद ही बेसिकली स्फेरिकल फॉर्म में फैला हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि चार्ज बॉडी है कोई है, नॉन कंडक्टिंग कोई बॉडी दे रही है। मेरे को क्या बोला, मेरे को बोला चार्ज जो है ना वो ही स्फेरिकल फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। जैसे बोलता है ना हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो प्रैक्टिकली समझो, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों पड़ता है हमको? हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको कोई वर्ल्ड ओवर मिलता है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके वो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। या इन दैट सेंस अगर देखोगे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता क्या है, स्फीयर ही तो होता है, जिसमें चार्ज प्रोटॉन ही अंदर स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, तो अंदर ही प्रोटॉन एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर, राइट। तो ये बेसिकली वैसा सिचुएशन है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि कोई प्लास्टिक के स्फीयर पे चार्ज रखा हमने, वो चार्जेस का ही स्फीयर बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक चार्जेस का स्फीयर बना हुआ है मेरे पास और वो इंटैक्ट है ड्यू टू सम सिचुएशन, जैसे होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो प्रोटॉन को रोक के रख लेते हैं, इंटैक्ट रहता है। तो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, स्टेबल सिस्टम, जो इंटैक्ट है। ये बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बस बेसिकली दिखा रखा है कि वो स्फेरिकल फॉर्म में आ रही है, अज्यूमिंग अगेन कि पॉजिटिव चार्ज है। सम ऑफ यू माइट से कि सर जब ये सारे पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल होकर भाग क्यों नहीं गए, भागना चाहते हैं, बट ऐसे समझ लो कि किसी ने इनको इंटैक्ट कर रखा है। वो हो सकता है कि बीच में कोई नेगेटिव चार्ज रखा होगा, जैसे एटम के अंदर होता है, या कोई ना कोई सिस्टम है जिसने इंटैक्ट करके रखा हुआ है इसको, ठीक है ना। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर बना हुआ है। जस्ट टू शो यू कि स्फीयर कैसा है, तो मैं इसको देता हूँ 3D में स्फीयर है, ठीक है ना, जस्ट समझने के लिए। और प्रेजेंटली मैं मान रहा हूँ दैट दिस स्फीयर इज बेसिकली अ यूनिफॉर्म डेंसिटी स्फीयर। मतलब इसका जो चार्ज है ना वो एकदम यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, वो वेरी नहीं कर रहा है। कैपिटल आर इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो सप्लाई कर रखा है मेरे सिस्टम को Q, which is basically supplied throughout the body। तो राधे सबको याद है, ये चीज हमने सीखी थी। हम एक चीज लिखते हैं रो, याद है? The value is m, sorry not m here, Charge it's going to be Q charge by over 4/3 pi capital R, right or not? ये मेरा रो का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एज इट इज लिखते हैं वही केसेस। पहला केस आउटसाइड पॉइंट के लिए, दैट इज R is greater than R। What is the value of E will write KQ by R as it is, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, KQ by small r square, right or not? ये आउटसाइड के लिए for R equal to R which is on the surface, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमको, आंसर वही रहते हैं। sigma 1 याद है कि नहीं याद आया? हाँ तो ध्यान रखना, इसको सिग्मा मत लिखना, तो ये सिग्मा नहीं है, हमारे पास रो है, तो लिखना है तो रो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली वी हैव गॉट इनसाइड पॉइंट, सेकंड पॉइंट केस inside point which is R less than R, somewhere here, P point। याद है क्या आपको इसका फॉर्मूला? हाँ KQ by The formula used to be K Q small r, वोल्टेज नहीं पूछ रहा हूँ मैं, by R cube। याद आया कि नहीं याद आया? हाँ हाँ वो जो K Q by 3R square R square हुआ है वो वोल्टेज का है यार, इसका नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, फील्ड का फॉर्मूला। याद है क्या आपको? GM R by R cube होता था, वही एग्जैक्टली KQ R by R cube हमारे पास, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूँ अगर चाहिए तो। देखो ये K दिख रहा है, इसको एक मैं लिख रहा हूँ QR over 4 pi epsilon naught into R cube। चलेगा क्या? बात तो एक ही है, वेरी गुड। 3 चलेगा ये भी? नीचे दिख रहा है 4/3 pi R cube दिख रहा है, और Q डिवाइडेड बाय 4/3 pi R cube दिख गया हमको, राइट। तो हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला डेवलप कर दिया और ये हमको ऑलरेडी आता है। E इनका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, रो R डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली व्हाट 3 epsilon naught ओनली एंड ओनली फॉर इनसाइड, ठीक है। और फर्दर मोर रिमेंबर E इनका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, रो R वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 epsilon naught। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये काम ग्रेविटेशन में भी किया था, याद है ना? मैंने बताया था ना, फील्ड जो होगी, जैसे इस पॉइंट P पे फील्ड अगर मैं पूछूंगा, ठीक है, तो फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ R में, सही है ना, प्रोवाइडेड ये रो पॉजिटिव है। हाँ, अगर ये रो नेगेटिव हुआ तो ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस केवल क्या होगा, एरो इधर हो जाएगा, राइट और नॉट।
बस फील्ड का फॉर्मूला यही है हमारे पास, फील्ड का फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, बस एरो हेड या तो इधर होगा या बेसिकली वो इस साइड होगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी आएगी, राइट और नॉट? प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट करो। सर कंडक्टिंग होगा तो क्या डिफरेंस होगा? ये सॉलिड कंडक्टिंग ये रहा सॉलिड मेटेलिक, मेटेलिक तो कंडक्टिंग होता है, सॉलिड मेटेलिक में और होलो स्फीयर में फर्क है वो ऐसे कैसे, ठीक है? प्लीज नोट डाउन, इसमें एक इमेजिनरी बाउंड्री ने उनको बांध के रखो। ओके, एज यूजुअल हमने एक और चीज डिस्कस किया था पहले, सो वो वापस मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना? सपोज मान लो कि ये मेरे पास एक सॉलिड नॉन रोटेटिंग स्फीयर है, आई होप मैंने ये याद नहीं दिया था आपको, सी पॉइंट है। सो मैंने क्या किया, एक इसमें कैविटी कट कर दिया, याद है मेथड ये वाला? दिस पॉइंट वाज लेट अस से सी डैश, ठीक है? ये पूरा पूरा चार्ज प्लस है, ठीक है? नॉन प्रोटेक्टेड, इट्स अ परफेक्टली नॉन प्रोटेक्टेड स्फीयर विद अ कैविटी सी डैश इनसाइड, ठीक है ना? ये पूरा पूरा बेसिकली एक रो डेंसिटी का मेरे पास शेल था, जिसको मैंने सॉरी स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर, जिसमें से मैंने सी डैश पे जाकर एक कैविटी कट कर दी। मतलब हमसे किसी ने पूछा कि मुझे किसी तरीके से पॉइंट पी पे एट अ जनरल पॉइंट पी, एंड इट इज नॉट इवन कंपलसरी कि पॉइंट पी शेल की सॉरी जो सरफेस है उसके कैविटी के सरफेस पे हो, कहीं भी हो सकता था, वो आपको डेरिवेशन से भी पता लग जाएगा, ठीक है ना? हमसे बोला गया कि पॉइंट पी पे मुझे किसी तरह से फील्ड निकालना है, तो मेथड क्या होता है? मेथड हमने पहले भी सीखा था, एक काम करो, इस पूरे के पूरे सी डैश जो है ना, इस पूरे शेल को फिल कर दो, कैविटी को फिल कर दिया, तो इफ आई फिल अप दिस होल कैविटी विद रो डेंसिटी, तो कैन से इट्स गोइंग टू बिकम समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये पूरा फिल होता, इफ द कैविटी वाज फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, तो डू यू ऑल एग्री दैट ई ओरिजिनल जो होता, ई ओरिजिनल वेक्टर, वो होता रो आर वेक्टर, आर मतलब सी से लेकर पी तक का वेक्टर, तो ये होता रो इनटू सीपी वेक्टर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली 3 एप्सिलॉन नॉट। याद है कि नहीं याद है? मतलब देखो यही लिखा है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट? बट हुआ क्या, इसके अंदर एक ऐसी फील्ड आ गई जो थी नहीं हमारे पास, मतलब हमने पास जो कैविटी वाला जो पार्ट था ना, वो भी सिस्टम में ले लिया, क्योंकि कैविटी वाला तो पार्ट था ही नहीं। व्हाट इज इस कैविटी का जो चार्ज है, अगर ये फील्ड है, इसके कारण पॉइंट पी पे फील्ड क्या है? इसके पॉइंट पी पे फील्ड है, मैं उसको ई डैश वेक्टर लिख लेता हूँ, वो है एग्जैक्टली कितना, रो इनटू सी डैश पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली व्हाट 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट और नॉट? हां, पक्का? और हमारे को जो फील्ड चाहिए वो टोटल कितनी होगी? माइनस, सिंपल सी बात है, ओवरऑल फील्ड माइनस जो हमने फालतू में कैविटी का एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया उसकी फील्ड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नेट फील्ड आ जाएगी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर वाज नाउ इन दिस केस, आंसर इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट ही है, इट्स गोइंग टू बी सीपी वेक्टर माइनस सी डैश पी वेक्टर, राइट और नॉट? आप थोड़ा सा ठीक से अगर नोटिस करो, थोड़ा बहुत अगर एक मिनट अगर थोड़ा बहुत वेक्टर आपको याद है तो आपको पता पड़ जाएगा कि सीपी वेक्टर माइनस सीपी डैश वेक्टर, ये वैल्यू एग्जैक्टली आपके लिए सीसी डैश वेक्टर में है, एंड यू कैन एक्चुअली चेक वेरीफाई एंड दिस थिंग, ठीक है ना? ऑब्वियसली ये जो सारे के सारे आंसर्स हैं ये मैंने लिखे हैं अज्यूमिंग कि सब पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब जगहों पे जो वेक्टर दिखे हैं ना सब उल्टे हो जाएंगे, ये पीसी वेक्टर हो जाएगा, ये पीसी डैश वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये तो सीसी डैश, इट इज गोइंग टू बिकम सी डैश, ठीक है ना? सो एवरी पॉइंट पे अच्छी बात देखो क्या है इसके अंदर, ये बहुत ही बढ़िया बात पता पड़ी हमको। आप इस कैविटी के किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, मैं एक आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एक मिनट अलग कलर से बनाता हूँ, इस कैविटी का आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, आर्बिट्री पॉइंट, सपोज ये पॉइंट पी चूज किया, और दिख रहा है सीसी डैश जो है वो ये है, तो इस पॉइंट पी पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सीसी डैश के अलोंग होगा, सीसी डैश के अलोंग, सीसी डैश ये है क्या, तो इसके अलोंग होगा, समझा? मतलब इसके पैरेलल होगा। अगर मैं ये चूज कर लूँ पॉइंट तो भी ये सीसी डैश के अलोंग होगा, ये चूज कर लूँ तो सीसी डैश के अलोंग होगा, ये चूज कर लूँ तो सीसी डैश के अलोंग होगा, हर पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सीसी डैश के अलोंग होगा, और ये तो वैल्यू है ही, साथ में जो वैल्यू होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा, जो ई का वैल्यू है ना वो इतना ही रहेगा हमेशा। कैविटी का कोई भी पॉइंट चूज कर लो, इवन कैविटी का सेंटर भी चूज कर लो, तो कैविटी के सेंटर पे भी जो फोर्स होगा ना, या फील्ड जो होगा एक्चुअली वो सेम ही रहेगा और सीसी डैश के अलोंग ही रहेगा, नो मैटर वेयर यू चूज अ पॉइंट, ठीक है? एम आई अंडरस्टूड और नॉट? फॉर अ नेगेटिव चार्ज द एरो इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स,
For a positive charge, the arrow is pointing outwards. For a negative charge, the arrow will be pointing in the inward direction. C dash C का direction. ठीक है? जैसे हम लोगों ने ये चीज़ है ना ग्रेविटेशन में भी डिराइव की थी. ग्रेविटेशन में कोई डिफरेंस ये था कि इंस्टेड ऑफ रिपल्शन हमारे पास अट्रैक्शंस थे. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया था ना, इसमें सब में माइनस माइनस आया था. वो सी डैश की जगह सी डैश सी आ गया था. राइट और नॉट? प्लीज नोट डाउन. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है? इसके ऊपर है ना आपकी बुकलेट में भी सवाल है, आईटीज में भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन. ठीक है? तो इसको बिल्कुल क्लियर कट कर दें इसको. पॉइंट बाहर की से नहीं, ये केवल अंदर वाले के लिए. फॉर्मूला केवल अंदर के लिए बनेगा. बाहर के लिए तो अलग ही करना पड़ेगा. सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा. बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड. केवल कैविटी के लिए है. कैविटी के कारण बाहर का करना है तो पहले पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कोई डायरेक्ट वे नहीं है. पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बाहर. सर मतलब ये वाला बस उस कैविटी के Yes. अंदर या पेरिफेरी? कैविटी के अंदर या पेरिफेरी. Should I remove all this? ये थोड़ा you know किया ना? Sir, Yes, please. so could you please explain for E dash why we are using the formula for the inside electric field? Because See, it's with not- respect to C dash, Yeah. P lies on the cavity, right? On the cavity. So check here. ये देख रहे हैं KQ by capital R square. Can you see this formula? Yeah. Yes. In this formula, can I do one thing? Can I write the value of K as 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square? Agreed? Yes, sir. So if I multiply this by R, divide this by R, ये R cube बन गया. Yes. Can I furthermore do one thing? 3 से divide कर दिया, 3 से multiply कर दिया. चलेगा? Yeah. Okay. Okay. So this formula again comes out to be the same as this one. So इसका मतलब ये क्या हो गया? Rho into capital R by 3 epsilon naught, right or not? So when I said this formula ना, Yes, sir. rho R upon 3 epsilon naught, or any which ways. I suppose maths में you have done continuity ना? Yes. You have done continuity, तो I hope सबको याद है? इसका जो ग्राफ बनता था वो ऐसा ग्राफ बनता था. याद है सबको ये वाला ग्राफ? यहाँ तक आता था और फिर ऐसा बनता था ग्राफ. याद है? इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है. इधर कंटिन्यूअस है. मतलब अगर मैं स्मॉल आर को अगर कैपिटल आर भी ले लूंगा, मतलब जो सरफेस वाला पॉइंट है ना, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला भी चलेगा, इनसाइड वाला फॉर्मूला भी चलेगा, और आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला है वो भी चलेगा, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है. देयर इज नो ब्रेकेज बिटवीन द ग्राफ. ठीक है? वी हैव ऑलरेडी लर्न कि अगर ब्रेकेज नहीं होता है तो जो फंक्शन होते हैं उसमें जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन चेंज करता है डेफिनेशन, वो उसमें इधर वाला उधर वाला दोनों पॉइंट पे चल जाता है. सबको पता है ना ये बात? तो इसीलिए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा. वो दोनों फॉर्म में चलेगा. आर इनसाइड वाला भी चलेगा, आउटसाइड वाला भी चलेगा, दोनों फॉर्म में चलेगा. ठीक है ना? सेम ही फॉर्म आएगा, कोई डिफरेंस नहीं करेगा. ओके, अब सुनो ध्यान से. Electrostatic potential and electrostatic potential energy, the same thing as the gravitational potentials and the gravitational potential energies. कोई डिफरेंस नहीं है. If you remember, gravitational potential derive करते समय मैंने बोला था, it is the work done in moving a unit mass from infinity to any point in the gravitational field. ठीक है? In a very slow manner. It should not gain a kinetic energy. याद है कि नहीं याद है? I am going to give you the exact same definition here. बस का डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने यूनिट मास बोला था ना, क्योंकि मास केवल पॉजिटिव होता था. यहाँ पे हम बोलेंगे यूनिट चार्ज नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है हमको, उसको हम बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है? एज इट इज ग्रेविटेशन में याद है हमने वो gm/r² लेके इंटीग्रेट करके निकाला था. द सेम थिंग इज वैलिड हियर आल्सो. कोई डिफरेंस नहीं है. तो इस केस में भी जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालोगे, वही यहाँ पे Q रखोगे, फिर एक +1 कूलम का चार्ज इंफिनिटी पे रखोगे. ठीक है? +1 कूलम एट इनफाइनाइट. इसको यहाँ से उठा के किसी पॉइंट तक लाना है, P पॉइंट तक, सपोज r डिस्टेंस पे ये लेके आना है. तो हम क्या करेंगे, वो स्लोली लेकर आएंगे, यहाँ पे फोर्स लिख के उसका इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालेंगे. फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इंटीग्रेट करेंगे. याद है कि नहीं याद है? व्हेन यू डू ऑल दैट, मैं वो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है. व्हेन यू डू ऑल दैट, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, वो हो जाएगा Q divided by small r, where small r represents what? The distance from this point charge. Furthermore, please do understand, there is a big difference which has come from the gravitation. Gravitation में ये फॉर्मूला -gm/r आता है, राइट? यहाँ पे माइनस नहीं आता है, यहाँ पे +kr आता है, लेकिन ये एक स्केलर वैल्यू है. ठीक है? तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इसका मतलब इस वैल्यू में जब आप Q डालोगे ना,
तो वो Q हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा विद प्रॉपर साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर +1 कूलम का चार्ज हुआ, मतलब प्लस लेट्स से प्लस Q हुआ, तो हम K Q बाय R डालेंगे। पर अगर यही चार्ज माइनस Q हुआ, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, K into minus Q बाय R। इन पोटेंशियल्स द वैल्यू ऑफ Q चार्ज इज एक्चुअली केप्ट विद अ प्रॉपर साइन, ठीक है। विदाउट साइन हम कुछ नहीं डालेंगे। फर्दरमोर एकदम सेम में ये K Q बाय R है, एकदम सेम तरीके से अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस +1 कूलम को हम किससे रिप्लेस कर देते थे, याद है कि नहीं याद है, रिप्रेजेंट कर देते थे Q चार्ज से रिप्लेस करते थे, याद है नहीं याद है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल जो होता है वो +1 kg के लिए डिफाइंड होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो m के लिए डिफाइंड होती है। द सेम वे इज जब पोटेंशियल लिखोगे तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला विल बिकम K capital Q small q divided by exactly what, small r, right or not। Again this is a scalar quantity, it's a energy for us, joule is the SI unit, ठीक है। and therefore इसका जो यूनिट लिखोगे आप लोग, इसका जो वैल्यू लिखोगे Q और स्मॉल q का, वो भी हमेशा विद प्रॉपर साइन डालोगे। Q and small q have to be kept with proper signs। जो प्रॉपर उनके साइंस हैं, उन साइंस के साथ में हम वैल्यू डालेंगे, तब कहीं जाके हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ U इज जूल्स, कैपिटल J, वो तो सिंपल सी बात है, एनर्जी है। इसका जो यूनिट है वो है जूल्स पर कूलम, स्मॉल यूनिट राइट करता है। और जूल पर कूलम को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नए नाम से जानते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज वोल्ट, ठीक है। कैपिटल V से हम नोट करेंगे, ठीक है। सो जूल्स पर कूलम इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वोल्ट फॉर अस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हमारे लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है हमारे लिए। याद रहेगी बात को ना, प्लीज नोट डाउन। सर यस प्लीज। आपने बोला कैपिटल Q का साइन हमें बराबर डालना पड़ेगा, और ये जो V है इट इज फॉर अ पॉजिटिव कूलम। नो, अरे +1 C है। इट्स द डेफिनेशन इज व्हेन द +1 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हाँ वही +1 कूलम को सुनो, ऊपर है ना। अगर ये +Q चार्ज होगा हाँ तो उसको मूव कराने के लिए तेरे को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। हाँ माइनस तो -1 हुआ, बाहर एक्सटर्नल खींचेगा। फोर्स को बाहर खींचना पड़ेगा, हाँ तो अपने आप +1 स्प्लिट हो जाएगा। तो वो V जो डिफाइंड है दैट्स नॉट फॉर +1 चार्ज। That is defined for +1 coulomb. हाँ. This V is for this charge. It's a potential due to Q charge at this point. ऑन दैट +1। On +1 तो क्या डेफिनेशन निकले, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है ना, वो डिफाइंड होता है केवल +1 कूलम के लिए, +1 कूलम के मूवमेंट के लिए। बट इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया है वो +1 का नहीं है, वो इसका पोटेंशियल है। इसका जो पोटेंशियल है पॉइंट P पे वो इतना है, सर अगर ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाएंगे तो वर्क डन होगा। राइट। अभी समझो Q इज पॉजिटिव, कैपिटल Q, ठीक है। तो जो अपना स्मॉल q है, मतलब 1c +1c, दैट इज आल्सो पॉजिटिव, मतलब रिपल्शन हो रहा होगा उनके Right. बीच में। तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स कैपिटल Q Right. एंड डिस्प्लेसमेंट हाँ पॉजिटिव ही रहा। सारी हाँ सही है, क्लियर है बात आपको? हाँ कंफ्यूज मत कर, बिल्कुल फॉर्मूला सब सही है। हाँ क्लियर है बात ये? मेरे पास ये एक ना रेगुलर हेक्सागन है, इस रेगुलर हेक्सागन के हर वर्टेक्स पे मैंने Q चार्ज रख दिया, एंड C इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, E इज रिप्रेजेंटिंग द फील्ड एट C एंड V इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल एट C। व्हाट डू यू सजेस्ट? Can you see that कि E का वैल्यू 0 आएगा बट पोटेंशियल का वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू आएगा। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, E 0 होगा क्योंकि देखो इसकी फील्ड नीचे, इसकी फील्ड ऊपर, कैंसिल, इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर, कैंसिल, इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर, कैंसिल, सारी फील्ड्स कैंसिल हो गई। पोटेंशियल में गड़बड़ है, पोटेंशियल स्केलर होता है, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका पोटेंशियल है KQ/R, इसका भी है KQ/R, इसका भी KQ/R, 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 पोटेंशियल एट सेंटर is actually 6 KQ/R, right or not? So E का वैल्यू exactly 0 है, but potential का वैल्यू क्या है? non zero, right or not? अच्छा, how will your answer change? Please listen carefully. एक ही क्वेश्चन में सब कुछ लिखा था। How will your answer change now? So potential का value would be. So still वही same option would be the same. All the 4 options are same. और फिर fifth option possible ही नहीं है। नहीं मतलब आंसर राइट होगा। अच्छा 3 चल D होगा। D
E हो जाएगा सर, D हो जाएगा। See now the answer is D. Yes, sir. The potential definitely is 0. 3 चार्ज प्लस पोटेंशियल देंगे, KQ बार KQ बार KQ बार, 3 माइनस पोटेंशियल Yes, देंगे, sir. माइनस KQ बार माइनस KQ बार माइनस KQ बार, so नेट सेंटर में पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। वाइल फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगी, बल्कि फील्ड तो ऐड अप हो जाएगी। इसकी फील्ड इधर है, इसकी फील्ड इधर है, दोनों ऐड होंगे। इसकी इधर है, इसकी भी इधर है, ऐड अप होगी। इसकी फील्ड इधर है और इसकी फील्ड इधर है, तीनों ऐड अप होगी। आप एरो बना के देख लेना, कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। So the answer would be exactly what? D40. Don't even note down this. समझा लेकिन? How will your answer change? सर वन If सेकंड, this is plus, 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आंसर ये वाला हम नोट करेंगे, ये तीसरा इम्पोर्टेंट। पहले तो फालतू में तो छोड़ ही दो। You can leave the first two, the third one is important. C होगा. C होगा। This is minus, this is minus, this is minus, this is plus, this is plus, सर this is रेगुलर है plus. ना? Regular, हाँ। C नहीं है. C. A होगा. A होगा। The right answer for this question now is A. अब समझो। हाँ सही। ये एक बहुत ही अच्छा और एक स्पेसिफिक केस है। ये क्यों हो रहा है? देखो, I don't think कि कोई V में डाउट होगा। V तो 0 ही है। वो तो 3 प्लस है, 3 माइनस है, 0 होना ही है। अच्छा 120. जो सारा डाउट है वो बेसिकली ई में ही है, तो ई में देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये प्लस है ना, इसके कारण फील्ड नीचे होगा, इसका भी फील्ड नीचे ही होगा, राइट? इसके कारण फील्ड इधर होगा, इसका भी फील्ड इधर ही होगा, और इसके कारण फील्ड इधर होगा, और इधर का फील्ड भी इधर ही होगा, राइट और नॉट? देयर आर एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स व्हिच आर ऑल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ये वेक्टर्स का बेसिक थ्योरी था। अगर 3 वेक्टर्स सेम वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो उनका नेट इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस केस के अंदर E का वैल्यू 0 आ गया है और V का वैल्यू भी 0 आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात आप देखो, एक बार समझ लेनी, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिफाई हो जाए। वैसे तो है ना, आपको ये देखने को मिल ही गया अभी तक, ठीक है? किसी जगह पे अगर E का वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, तो इज इट नेसेसरी दैट V भी 0? नहीं. किसी जगह पे अगर E 0 है तो क्या नेसेसरी है V भी 0 होगा? नहीं, अभी देखा अपने, अभी देखा पहला वाला केस, V का वैल्यू 6 KQ बार आ गया, E 0 हो गया। किसी जगह पे अगर V 0 है तो E 0 होना कंपल्सरी है? नहीं, वो भी कंपल्सरी नहीं। सेकंड वाला केस देखा था ना, 3 माइनस थे, 3 प्लस थे, फिर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड रह गया, ठीक है? बट क्या पॉसिबल है? वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि E और V एक साथ 0 हो जाए। तो इसका मतलब E और V में अगर देखा जाए तो आपस में हम लोग कोई डायरेक्ट रिलेशन ऐसा बना नहीं सकते हैं कि अरे E 0 होगा तो हमने बोल दिया V भी 0 है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि दोनों एक साथ 0 हो जाएं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक 0 हो एक ना हो, और कौन सा 0 होगा कौन सा नहीं होगा इसके बारे में डायरेक्ट हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है? एम आई राइटली अंडरस्टूड और नॉट? पक्का E का 0 होना, V का 0 होना, ये दोनों वैल्यू 0 होना एक साथ, ठीक है? पॉसिबल भी है दोनों एक साथ 0 हो जाएं, ये भी पॉसिबल है कि दोनों में से एक 0 हो जाए, ठीक है? और पॉसिबल है कि दोनों ही नॉन 0 भी हो जाए, तो हमारे पास वैसे भी केसेस होंगे। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो नोट डाउन कर लो। थर्ड वाला एग्जांपल, फर्स्ट टू तो आई थिंक बहुत क्लियर थे, सिंपल ही थे। थर्ड एग्जांपल शुड यू नोट डाउन प्लीज एवरीवन। सर 2 केसेस में हमने देखा कि V 0 था, तो आप ये बोलना चाहते हो कि अगर आप एक चार्ज को इंफिनिटी पे रखोगे वो अपने आप इधर आके सेटल नहीं, अगर मैं उस चार्ज को उठाकर यहाँ तक लाऊं तो ऑर्डर नहीं होगा, 0 ऑर्डर। अच्छा वो रखोगे उधर तो रह जाएगा, लेकिन आप लाओगे तो 0 वर्क कर 0 कोई ऑर्डर नहीं करो तो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है? हाँ भाई, जल्दी नोट कर लो। वो दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ऑर्डर नहीं करना पड़ता, मतलब फोर्स ही नहीं है तो फिर अपने आप आना चाहिए ना उसको। अपने आप कैसे आ जाता है? फोर्स है उसमें, सर आपको पुश करना ही नहीं पड़ रहा फिर भी आ रहा है। नहीं नहीं, फोर्स पुश करना पड़ रहा है, बट एक जगह जाके न्यूट्रल पॉइंट है, इसलिए जी यस। क्लियर है बात आपको? नोट करो। Sir, यस प्लीज, टेल मी। could you please explain us the directions of electric field? The positive charge का field is always away from the charge and negative charge का field is always towards the charge, right? So it's plus Q, the field at this point will be away. Minus Q के कारण towards. So the point C is charged, right? Point C is the point. Electrical field and the potential is found out for a +1 coulomb का charge.
So in our mind what we did was we put a +1 कूलम का चार्ज at point C. Plus C is not a point. C पे कोई चार्ज नहीं है. C पे हमने assume किया +1 कूलम का चार्ज. Electrical field Okay, sir. and electrical potential is defined only for +1 कूलम charge. So whenever we need to find out field and potential, we keep a +1 कूलम का charge by ourselves. और वहाँ पे उसके ऊपर वो हम फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं. Right? Clear है? Okay, sir. Thank you. Okay. चलो. Yes, sir. और देखो कुछ चीज. अब ध्यान से सुनना. मैं क्या कर रहा हूँ ना? एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने वैसे पहले भी किए थे, तो इसलिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है? If you remember ये पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ. ये करा था अपन ने. एक चार्ज Q है. दूसरा चार्ज Q है. Mass is M. Mass is M. The separation between them is R0. We left them. If you leave them from here, what will happen? They will repel. Right? If nothing has been given to you, इसका मतलब क्या है? और ऐसे भी gravitational force होता है, वो तो negligible होता है इसका मतलब. तो इसका मतलब कहने से repulsion ही होगा. Attraction तो negligible है हमारे लिए. Right or not? So these two charges are going to move away from each other. Right or not? Yes. These two charges are going to move away. Right? मैं से पूछा कि पता करके बताओ कि when, so ध्यान सुनना. When the separation between the two charges become double of this, what is going to be the velocity of the charges? The separation between the charges become double of the original. What is going to be the velocity of the charges? Assuming that they are q, m, q, m respectively. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. मोमेंटम एनर्जी का सर. मोमेंटम ना. Momentum सिर्फ energy है. एनर्जी सर. ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व सही बोल रहे हो. हाँ, बट मोमेंटम तो एक्चुअली विल लीड टू गिव वेलोसिटी सेम है. हाँ. वो तो ठीक सही है, बात mass है. is same मोमेंटम है. कंजर्व रहना मास चाहिए. सेम है सर. मास सेम है इसलिए मोमेंटम कंजर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, बट ही इज राइट. मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा. अगर m to m दे दिया तो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और फिर एनर्जी कंजर्वेशन. अच्छा, व्हाई द मोमेंटम कंजर्वेशन? F was 0. बिकॉज़ सारे फोर्सेस चार्जेस के बीच में हैं. सो इफ यू टेक इट द होल सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होगा? सारा का सारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा उसमें. हाँ, काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं क्या? नहीं, variable acceleration. फोर्स एक्सेलरेशन वेरिएबल है. वो वेरिएबल एक्सेलरेशन निकल जाएगा, बट इंटीग्रेट करते करते बहुत टाइम लग जाएगा. टाइम वेस्ट होगा. इससे बेटर क्या है कि एनर्जी लगाओ. कभी भी एक मास की एनर्जी कंजर्व होती है. System. एनी विच वेज पोटेंशियल एनर्जी होती है और सिस्टम की होती है. कभी एक मास की पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है. Should I get the answers? Yeah. Okay. I am making this as scenario number 1. The scenario number 2 is q comma m. Q comma m. 2 r naught. The velocity v here. The velocity v here, right? I am assuming them to be moving with same velocity because they have got the exact same mass. If the masses would have been different, then the conservation of momentum would have led to another equation of the relation of velocities, right? The next is simple. 1 और 2 के बीच में conservation energy. The initial energy is k q square by r naught, right? Must be r plus 0 plus 0. Kinetic energy है ही नहीं. हाँ. Finally, k q square by 2 times of r naught plus half m v square plus half m v square will lead to the final value. ये उधर लेके जाओगे तो आई थिंक ये बन जाता है शायद k q square by 2 r naught बन जाता है और ये m v naught square बन जाता है शायद m v square बन जाता है. So v का जो वैल्यू आता है फाइनली वो आ जाता है अंडर रूट ऑफ k q square by 2m r naught plus. यही आ रहेगा देखो एक बार. We don't make a calculation mistake in this. Right? और बहुत ही सिंपल है यार, कोई बड़ी बात है नहीं इसको करना. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Do you understand the clarity of this thing? अच्छा, इसमें एक और चीज है, वो भी दिखाता हूँ, वो इससे भी अच्छी. अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन नोट मत करना, कोई नोट नहीं होगी. Please don't note down the next question. कुछ नोट मत करो, पहले बस सुन लो.
ये बस चार्ज Q है which is fixed. Don't note down this. On this axis, same line पे. On this line, a charge small q comma m was thrown towards charge capital Q with a velocity v0. The separation originally was r, which was tending towards infinity. Originally, very very large separation से एक charge को मैंने दूसरे charge पे फेंक दिया. The capital Q charge was fixed. What will happen? There will be a repulsion, assuming both of them to be positive. If nothing has been given to you, by default assume कर लो positive. तो small q क्या होगा? Repel होता जाएगा. Repel होगा तो small q धीरे धीरे slow down होता जाएगा. होता जाएगा. Slow down होता जाएगा. पास में आता जाएगा. एक ना एक इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि small q रुक भी जाएगा. अच्छा एक बात बताऊँ, आप चार्ज q को चाहे कितना भी स्पीड दे दो, जो मन करे, चार्ज q कैपिटल q को टच नहीं कर सकता. क्योंकि चार्ज Q को कैपिटल Q को टच करना है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQQ डिवाइडेड बाय 0. इसका मतलब इसको टच करना है तो उसको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट करना है. इसका मतलब इसके पास ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली पॉसिबल. तो नो मैटर व्हाट वेलोसिटी यू गिव, यू कैन कम क्लोजर एंड क्लोजर टू चार्ज Q, बट नो मैटर व्हाट हैपेंस यू कैन नॉट टच चार्ज Q. राइट और नॉट? हमसे बोला गया कि पता करके बताओ कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मिनिमम सेपरेशन with the charge Q has from charge capital Q. कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल. 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है. देखो आप लोगों को ओरिजिनल K small q capital Q divided by plus half m v naught square is equal to 0 kinetic energy plus K small q capital Q divided by what? R. Right or not? ये तो गायब ही हो गया. So what is the value of V naught? Sorry, V naught नहीं, आर्मिन पूछा था ना मैंने तो. So आर्मिन का वैल्यू हो जाएगा 2K capital Q small q over m V naught square. Right or not? Yes. And if you remember, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने यहाँ पे आके सबसे पहली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था. The Rutherford's alpha particle scattering experiment. याद है वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज निकाली थी, मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. याद है अल्फा पार्टिकल का? तो यही मेथड था और एग्जैक्टली यही होता था. द न्यूक्लियस और द गोल्ड फॉइल remained fixed at a position. It did not move. But they used to throw an alpha particle with a very high kinetic energy. यहाँ पे मिस करो kinetic energy. Right? The alpha particle used to move towards the gold foil, towards the nucleus, used to stop somewhere and used to recoil back. And the minimum separation which used to come was exactly with the help of this formula. Right or not? ठीक है? एकदम सेम बात है. Sir, can you explain the diagram? Which part? Sir, can you explain the diagram? The diagram. The charge particle was thrown along the line with the Q charge particle, capital Q charge particle is. ठीक है? The particle is slowing down. At a particular point, the particle came to rest and just took a U-turn and went back. तो वो मिनिमम पॉइंट दिखा था हमको जहाँ पे होगा. तो इसका मतलब बेसिकली इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल became exactly equal to इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. वो मैंने इक्वेट कर दिया और इस इक्वेशन से वैसे भी क्लियर हो जाएगा. देख लो आप लोगों को. ठीक है, जस्ट चेक कर लो. अगर R का वैल्यू आपको 0 करना है, मिनिमम वैल्यू को, तो आपको V का वैल्यू को इनफाइनाइट करना पड़ेगा. चेक करो सही है कि नहीं है. If you want to make R mean 0, the value of V has to be made as infinite. Obviously not possible. No matter what happens, you cannot make the two charge particles touch each other. कुछ भी हो जाए. ठीक है? Am I understood or not? अच्छा मुझे एक बात है कोई इन दोनों ही सवालों में, मैं दोनों ही सवालों में पूछूंगा. क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है क्या? हाँ. लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? दोनों चार्ज क्यू पे और इस पे भी. Yes sir. दोनों पे लग रहा है. इसके ऊपर भी दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. हाँ. If I ask you, दोनों में एक एक करके पूछता हूँ. पहले इसके अंदर. What is impulse acted on any one charge? सर रुको. On any one charge. Zero. Any one charge. Obviously in between these two points. The answer is, और बहुत ही सिंपल है, J is equal to m under root of KQ square by 2m R naught. समझा क्या मैंने क्या किया? हाँ, mass into momentum. यहाँ पे impulse is change in momentum.
इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, राइट। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या, इसका फाइनल मोमेंटम क्या है mv। तो इस चार्ज पार्टिकल पे इंपल्स क्या लगा, चेंज इन मोमेंटम, राइट। एंड एग्जैक्टली कैन यू सी इसके ऊपर जो इंपल्स लगा वो भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, राइट। ध्यान से सुनना बस, लेकिन डिफरेंस पता है क्या होगा, इस पे अगर जो इंपल्स लगा वो प्लस j वेक्टर लगा, उस पे कितना लगेगा माइनस j, राइट। एंड इफ यू टेक इट एज अ सिस्टम नाउ टुगेदर, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपल्स कितना हो गया 0। द सेम थिंग हियर, इस पे इंपल्स निकालें तो भी निकल जाएगा, इस पे जो इंपल्स लगेगा वो कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का केवल, वो होगा बेसिकली व्हाट, मास मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, राइट। और इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपल्स लगेगा, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपल्स लगेगा नहीं, इस पे नेट इंपल्स 0 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपल्स होगा वो क्या होगा, वो तो उतना ही होगा जो उस पे लगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, है ना। बट इसके ऊपर नेट इंपल्स क्या है 0 है, तो बचा हुआ इंपल्स कौन दे रहा है एक्सटर्नल। भाई इसको किसी ने चिपका रखा है ना अपनी जगह पे, चिपकाने के लिए जो हिंज पे हमने फोर्स कील मारी होगी, कुछ तो किया होगा ना, तो उस कील ने क्या किया, वो फोर्स फेविक्विक से चिपका दिया होगा इस पे, तो जो चिपकाया हुआ है फोर्स जिसने उसको रोक रखा है उसने भी इंपल्स प्रोवाइड किया, ठीक है। सो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक पूछेंगे इस चार्ज क्यू पे व्हाट इज द नेट इंपल्स, आंसर इज 0, नेट इंपल्स 0 है। व्हाट इज द इंपल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ वो 0 नहीं है, वो जो भी इसका है उसका नेगेटिव, राइट और नॉट। तो वो दोनों चीजों अलग अलग होती हैं, नेट इंपल्स 0 है डेफिनेटली, क्योंकि नेट इंपल्स 0 होना कंपलसरी बात है, ठीक है, नहीं तो ये पार्टिकल मूव कर जाता है। बट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इंपल्स होगा वो उतना ही होगा जितना इसके साथ में आया था, और उसका नेगेटिव होगा, राइट और नॉट। समझा, क्लियर हुआ बात, ये इंपल्स पूछ ले हमसे, ठीक है, या इस तरह की चीजें पूछ लें तो समझ में आना चाहिए कि वो चाहते क्या है हमसे पूछना, ठीक है। एम आई स्टिल अंडरस्टूड ऑन पक्का, श्योर। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट इट डाउन, वैसे ये सिंपल चीज है, मैं इससे बेटर क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बाद। सर इंपल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम इन dt टाइम व्हेन टाइम इज टेंडिंग टू 0, राइट। नहीं, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इनटू टाइम को फोर्स बताता है, चेंज इन मोमेंटम को टाइम को फोर्स होता है, नहीं इन dt टाइम dt आते ही नहीं है, dt जो है वही इंपल्स होता है, इंपल्स इज ओनली चेंज इन वो जर्क होता है, राइट। हाँ भैया, एक और चीज है फटाफट, इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा बड़ा एक्सटेंशन सुनना प्लीज, चार्ज ध्यान से सुनो। ये क्यू चार्ज है 2m मास फ्री एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट है ये, इसका वेलोसिटी 0 है। अनदर चार्ज पार्टिकल, Q charge particle whose mass is m, but which has been thrown in this direction with a velocity v naught. The initial separation between them r is tending towards infinite. Please tell me the minimum separation between the two charges. सर एनर्जी निकालो आंसर, निकालो आंसर निकाल, बोल मत यार, सबको मत बता, सबको निकाल, सबको याद तो करने दे क्या हो रहा है। You are required to tell me the minimum separation. And can you see that ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वही सब क्रिएट करेगा तो। So let me see कितने लोगों को याद है। Please find out the minimum separation between the two charged particles in the subsequent motion. Initially infinity का। The distance r was tending towards infinite initially. सर अंडर रूट ऑफ अंडर रूट कहाँ जा गया? हाँ sorry 18/7 kq square by m, v स्क्वायर कहाँ गया? हाँ v square भी है उसमें, v square सर भी है। KQ स्क्वायर 3 वो m से क्या 2m होते ही तो मिनट हो जाता है यार, m से तो शाम हो जाता है। सर आप ही मेरा आंसर लिख लो सर, यही हो रहा है। चलो एक मिनट चेक करते हैं। चलिए लाइक ये क्या करते हैं कि रियलिटी में पहले सुनो ये कर लेते हैं सिचुएशन क्रिएट कि हुआ क्या रियलिटी। सो देखो हुआ क्या, जब ये आगे बढ़ा ना, जब सेपरेशन कम किया तो ये भी चल जाता है, ये रुका नहीं रहेगा। बट ट्रबल इज, और हुआ क्या, इस पे रिपल्शन इधर होगा राइट साइड में, इस पे रिपल्शन होगा लेफ्ट साइड में। सो ये चार्ज एक्सेलरेट करेगा, but at the same time ये चार्ज रिटार्ड करेगा। But obviously all these retardation acceleration will take a little time to actually happen.
ये ऐसा नहीं होगा कि इसका वेलोसिटी अचानक से डिक्रीज कर जाएगा, एकदम से ड्रॉप नहीं करेगा, टाइम लगेगा ड्रॉप करने में। तो ये वेलोसिटी स्लोली बढ़ेगा, ये वेलोसिटी स्लोली कम होता जाएगा। बट मेरे को एक बात पता है जो हमसे हमेशा से पता थी, जब तक इस चार्ज का वेलोसिटी इस चार्ज की वेलोसिटी से ज़्यादा है तब तक ये पास में ही आएंगे। वैसे बस इसका 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 से 99, 98, 97, 96 होगा। इसका वेलोसिटी अगर 0 था तो 0 से 1, 2, 3, 4 होगा। टिल द टाइम इसका वेलोसिटी से ज़्यादा है तब तक ये पार्टिकल पास में ही आएगा। Am I right or not? एक ना एक टाइम में ऐसा आएगा जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। उसके अगले इंस्टेंट पे व्हाट विल हैपन इज इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो इसका मतलब सेपरेशन बढ़ेगा। तो सबसे कम सेपरेशन कब आने वाला है? सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। जरूरी नहीं है कि v0/2 होगी, बट सेम होगी, राइट? तो मैं काम करता हूँ, एक सिनेरियो अपना लेता हूँ। q, m v1 से चल रहा होगा और q, 2m उस इंस्टेंट पे ये भी v1 से चल रहा होगा, और उस समय पर सेपरेशन जो होगा एज पर आवर थ्योरी वो r मिनिमम होगा, राइट और नॉट? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात तो अभी भी पता है, सारे फोर्सेस इंटरनल है। अगर सारे फोर्स इंटरनल है तो इसका मतलब मोमेंटम स्टिल कंजर्व्ड रहना चाहिए था। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज m into v0, right or not? And the final momentum is m into v1 plus 2m into v1. अगर किसी ने भी v/2 ले रखा है वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो जैसे लिखूंगा कि m गया, v1 का वैल्यू कितना आ गया v0/3। बस पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फालतू है। उसके बाद अगला स्टेप है k q² डिवाइडेड बाय इनफिनिटी प्लस हाफ m v0 का स्क्वायर। दूसरे का तो एनर्जी था ही स्टार्टिंग में, इज इक्वल टू बाद में kq² बाय r मिनिमम, पक्का, प्लस अब दो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v0 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m सॉरी v0 बाय 3 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इनटू v0 बाय 3 का स्क्वायर। राइट लिखा है क्या? अब इसे जो भी आर्मिन आता है वही आंसर है। क्या था इस आर्मिन का? 3kq² बाय ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि सही है। I'm not checking it out, सब क्लियर है ना बात? 18/7 अच्छा 18/7 कहाँ से आया? So वो wrong था। सर 18/6 को 18/7। अच्छा क्लियर है ना? पॉइंट द प्रॉब्लम। Okay, what is the potential at point P, please? Ring. जिस पे अंदर भी चार्ज होगा। अबे फील्ड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फील्ड पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? Potential at point P. k2 by a² plus r²। The right answer is kq divided by under root of a square plus r square। समझा गया क्यों? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस जो है ना वो एग्जैक्टली सेम सेपरेशन पे है। चेक करो सही है कि नहीं ये बात? तो सबका पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता ही नहीं है, ऐड होता जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज्ड है तो आंसर ये होगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है रिंग तो क्या होगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको? सर मतलब एक छोटा सा पार्ट तो आंसर यही होगा। वही सर कि dq का इंटीग्रेशन हमेशा q ही अच्छा हाँ, होगा। तो करना क्या पड़ेगा यार? अभी तो सिखाया मैंने। dq का अगर इंटीग्रेशन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज होगा मतलब कहीं पे प्लस ज्यादा है, कहीं पे प्लस कम है, डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो एक्चुअली में हुआ क्या है? वो तो सब चार्जेस का ही वैल्यू ऐड होता जा रहा है, तो फाइनली पोटेंशियल तो सेम ही आएगा हमेशा, राइट और नॉट? सो वेदर इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज और इट इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, इट वोंट मैटर। फील्ड निकाल ही नहीं पाएंगे। हाँ, because इसका फील्ड के लिए तो क्या होगा? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालने पड़ेंगे, फंक्शन देखने पड़ेंगे। फील्ड का कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। पोटेंशियल इसीलिए इतने आसान होते हैं। डायरेक्शन नहीं होना ये पोटेंशियल की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि फिर क्या है, हमको डायरेक्टली एडिशन करना आसान है। फील्ड में सबसे बड़ा ट्रबल ये था, जस्ट इमेजिन ना, फील्ड के रिंग का फील्ड निकालना खुद में अपने आप में पूरा क्वेश्चन है, बट पोटेंशियल निकालना केवल एक स्टेप का काम है। वेदर इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग or whether it is a non-uniformly charged ring, for both the cases, the value of potential will come out to be exactly this one.
सब सेपरेशन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है तो उसका सीधा फील्ड हो जाएगा। और एक बात बताऊं अच्छी बात क्या है, अगर ये हाफ रिंग होगी तो भी आंसर यही रहेगा। क्या फर्क पड़ता है, हाफ रिंग छोड़ो, मैं तो बताऊं क्वार्टर रिंग, क्वार्टर होगा क्वार्टर रिंग होगा तो भी आंसर यही होगा, ठीक है ना। पॉइंट तो ऑब्वियसली यही होता ही है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, राइट और नॉट। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट शुड बी जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रिंग, आंसर यही आने वाला है, ठीक है। पोटेंशियल्स को फर्क पड़ता ही नहीं है ऐसे सिनेरियोज में, ठीक है। एम आई अंडरस्टूड और नॉट, पहला कंसेप्ट पक्का क्लियर है। तो इसमें देख लो, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं आईटी में पूछा है, तो बहुत आराम से कर लो, कोई ना इसमें कोई भी डाउट ना करना। आईटी वाले ने पूछा था, ऐसा कुछ पूछा था, बोले थे कि ना एक ऐसी एक रिंग दे दी थी उन्होंने, 3D के अंदर था, हाफ रिंग दे दी थी, प्लस चार्ज रिंग थी, और बोला था कि इस रिंग का जो रेडियस है ना वो 3 टाइम्स ऑफ आर है। बोला था कि इस रिंग के सेंटर से पास होता हुआ एक हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप इसलिए दिया था सो दैट द चार्ज एक्चुअली मूव्स ओनली अराउंड दिस। और उन्होंने क्या किया, फ्रिक्शनलेस, परफेक्टली फ्रिक्शनलेस। इन्होंने क्या किया, इसके पाइप के अंदर एक चार्ज -q, m रख दिया था, रिंग वाज फिक्स्ड, रिंग को फिक्स कर दिया था। द सेपरेशन वाज गिवन टू बी 4 टाइम्स ऑफ r। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। या छोड़ ले, देखो -q के साथ क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हाफ रिंग, तो टाइम बाद ये सेंटर ऑफ द हाफ रिंग को क्रॉस करेगा। They ask you that with what velocity this charge particle is going to cross the center of the half ring. एनर्जी कंजर्व ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। Can you do it? चलो सॉल्व करेंगे। The charge particle is constrained to move along this rod. It's a perfectly frictionless rod. There is no friction between the rods. ठीक है। You are required to tell me that with what velocity this charge particle is going to cross the center of this half ring. Question clear है? चलो get the answers. उसका क्या चार्ज? इसका चार्ज, हाँ इसका चार्ज प्लस कैपिटल Q है, कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q, but ring is fixed, half ring is fixed, it's not moving. Only charge particle inside the rod will be moving. scenario में -q charge can become ऐसे charge। वो भी चल डिस्कस करते हैं, एक सेकंड में डिस्कस करेंगे। That's a valid question. वो डिस्कस करते हैं। Oscillations होंगे ना, oscillation नहीं करेगा, ऐसे चाहिए नहीं oscillation। करेगा, Oscillations. ऑसिलेशन Sir, होगा बिकॉज़ फोर्स बहुत बड़ा distance है ना। समझ गया? हाँ, It will be oscillation but not SHM. SHM के लिए you need very small. SHM के लिए the separation will be small so that the force comes out to be directly proportional to what? -x. The force will not come out to be proportional to -x, लेकिन yes, oscillation will definitely go. With an amplitude of exactly 4 times of r. समझ गए ना 4 times of r क्यों? 4 times of r इधर, 4 times of r उधर। With what velocity this charge particle is going to cross the center of the ring, center of the half ring actually. So 4k capital Q small q by 15 m1. हाँ Can't do it. अरे सिंपल ही है यार, yes बहुत सिंपल। एक स्टेप है, आईटी का क्वेश्चन देख लो यार, इसका मतलब आईटी में टफ क्वेश्चन नहीं पूछना है हमसे। आईटी चाहिए आई थिंक 2000 या 2001 का क्वेश्चन है, अब ऐसे ही आएंगे देखना, ये 1 ये 2 राइट। सुनो पॉइंट 1 पे के हेल्प मी आउट प्लीज, Minus कैपिटल Q minus Q, please do understand this. In potential energy values have to be kept with a proper signs, divided by 3r का square plus 4r का square, 5 times of r, right or not? yes वही फॉर्मूला है, plus obviously half m v square. Do you all agree? Sorry, plus 0 ना, यहाँ पे एनर्जी चाहिए। The next step at the center, point number 2, the potential energy is, don't write 0. Point 2 पे 0 नहीं है, क्या है? K into minus Q minus Q over 3r, समझा क्या? yes sir
सेंटर ऑफ द हाफ रिंग पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इसमें जीरो तो नहीं लिखा है ना। सेंटर ऑफ द रिंग पे फील्ड जीरो होती होगी, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, राइट। k into minus q into plus q multiplied divided by 3r plus obviously half m v square, right or not? तो ऐसे सिंपल। सो इधर ले जाना k q q by 3r माइनस या k q q by 5r बन जाएगा ये is equal to what? mv square by 2 ऐसा कुछ बन जाएगा। वो यहाँ से माइनस करना, ठीक है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा अपने आप। ये मैंने क्वेश्चन के लिए इसलिए दिया था ताकि आप लोग ये समझ में आ जाए कि चार्जेस को विद साइन कैसे रखना है। हमेशा विद साइन रखना, विदाउट साइन रखोगे सब प्लस माइनस उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। वो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे सब में मैं बार बार प्लस दे रहा था ना, इस केस में वो माइनस भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कीप ऑल द चार्जेस विद प्लस माइनस साइंस, यू विल गेट आंसर्स फॉर ऑल दिस, राइट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट? नोट करो फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट आता हूं। ये हटा दूं मैं? एज यूजुअल वही दो हमारे केसेस। अच्छा मैं ना फिर से डिटेल में ले लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग है ना ठीक से समझ लो। बट यार वो यूजफुल बहुत है, इसलिए गड़बड़ नहीं करना कोई भी। मान लो ये मुझे शेल दे दिया किसी ने, चार्ज शेल, या तो चार्ज शेल और या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के लिए। व्हाट इज वी आउट? What is the out? GM by R. K by R. K capital Q by small r, right or not? What is V surface? K by Q by capital R, right or not? VS, V surface. What is V in? याद आया नहीं आया? अबे इनसाइड पोटेंशियल वही होता है, सरफेस होता है, क्या सब भूल गए हो? किसी शेल के अंदर पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। याद आया? ये गलती करना ही मत, ये बस कंडक्टर्स में जाके ये एकदम प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज है। हर केस के अंदर हम बस यही लगाते जाएंगे, ठीक है। अंदर कभी पोटेंशियल पूछा नहीं मैंने, यू विल फाइंड आउट KQ by capital R, बस, ठीक है। द पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस इज ऑलवेज गिवन टू बी KQ by capital R फॉर अ स्फेरिकल शेल और अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। If it is given to be a non-conducting sphere, as usual जो हमने पढ़ा था वहाँ पे भी, ठीक है। Non-conducting sphere मतलब ऐसा कुछ प्लस चार्ज, ठीक है। वो प्लस माइनस से डरना हुआ तो माइनस होगा, तो सब जगह पे Q की जगह माइनस Q डाल देना, Q की जगह माइनस Q डाल देना। V out still KQ by small r, right? V surface KQ by capital R, याद आया नहीं याद आया? और V in, अब याद करो, KQ by 2R cube into 3 capital R square minus R square। ये फॉर्मूला वैसे हमने वहाँ ग्रेविटी में भी याद किया था, वहाँ पे माइनस GM था, माइनस GM की जगह KQ बन गया। एंड ड्यू टू दिस सेंटर में जो पोटेंशियल आएगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ KQ by capital R आएगा, which is 3/2 times of potential at the surface। ये सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हमको याद होने चाहिए, बिल्कुल बोला मत इनको। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, ये फॉर्मूला तो बहुत यूजफुल है, दोनों बहुत काम करेंगे, ठीक है। दोनों हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे हर केस के अंदर। पोटेंशियल इज अ स्केलर प्रॉपर्टी, यस। कैविटी कैविटी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा, कैविटी के अंदर वैल्यू चाहिए। अभी दिखाऊंगा, अभी निकाल सेल रुक जा, डिराइव करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा ना इलेक्ट्रिकल फील्ड को, तू जल्दी से इससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, बट हम इतना इजीली नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स बिहाइंड इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट देन व्हाट यू आर डिस्कसिंग, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो एज सून एज यू नोट इट डाउन, पे लेट मी जल्दी से नोट करो। ये तो हटा दूं ना, ये वाला पार्ट पूरा, ये तो देखिए। Sir, Yes, please. what is in the second box? The CRT box. This box, which one?
No sir, no VIP box. ये वाला भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा Keep quiet, please. ठीक है, एक काम करो These are two concentric solid sphere and our spherical shell respectively. The charges Q1 and Q2 and radii is A and B respectively. ठीक है, please do one thing फटाफट. Sir, Yes, please. what is written in the box? This box you are VIP saying. box. VIP box. Yes, sir. BC is 3/2 times of KQ by capital R. How did we get that? Because at the center, R is 0. smaller is 0, right? Smart. So the value is 3/2 times of potential at the center. Right off. Please find out E and V का value for R less than A, R baat ban less than B greater than A, and R greater than B, please. फटाफट इन तीन केसेस के लिए फाइंड कीजिए. अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है विद चार्ज Q1, बाहर वाला कंसेंट्रिक शेल है विद चार्ज Q2 and the radii is A and B respectively. Should I write down the answers? Okay, चलो फटाफट से देखना चालू करो. In my opinion, the first answer R less than A के लिए. We are inside the solid sphere. The answer is K Q1R divided by exactly AQ. And nothing will happen because of the outer shell. Am I right? Okay, help me out with this, please. K Q1 by 2 AQ, right? 3A square minus R square. Plus साथ में प्लस एक बात ध्यान रखना. K Q2 divided by 2BQ. अरे by B by B. समझाया क्यों? ऐसे क्योंकि if we are inside this, दोनों के पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल हमको सबका लिखना पड़ेगा. पोटेंशियल होगा एक तो इस खुद के स्फीयर का इसके कारण, वो इतना आएगा. बट केवल इस पॉइंट पे इसका शेल का पोटेंशियल नहीं होगा, साथ में इसका भी पोटेंशियल होगा. ये जो पॉइंट मैंने चूज किया था, ये पॉइंट इस शेल के लिए इनसाइड पॉइंट था. इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है? वही होता है जो सरफेस पे होता है. कह दो ना मैंने, देख लो राइट है. अब हेल्प मी विद दिस नाउ. KQ by S. Q by Q1 by by R square plus 0. कुछ नहीं, कोई चल गया अंदर. पोटेंशियल KQ1 2 pies of K Q by A Q1 by plus plus KQ2 by plus B. Q2 by B. समझा गया? क्योंकि when we are here, somewhere here, we are outside the shell, outside the solid sphere, but still inside the shell. Potential तो हमको सबका ही लिखना पड़ेगा हमेशा. Finally, last, R greater than B. We are outside. K Q1 by R. Q1 by
R square Plus KQ2 by R. plus KQ2 by it's something like कि सारा चार्ज सेंटर पे है, सारा चार्ज एक्चुअली में सेंटर पे रखा हुआ है, सब स्फेरिकल था. And what about this? Same thing, Q1 by R plus KQ by R. You all agree with the concept or not? And hopefully यार ये कर लोगे तो मेरे को लगता है कि फिर अब शेल्स और स्फीयर के अंदर कंसेंट्रिक शेल, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे कंसेंट्रिक शेल्स के, कंसेंट्रिक स्फीयर्स के, ठीक है. तो उसमें अब मेरे हिसाब से गलती नहीं होगा. प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये जो कंसेप्ट लिखा है ना मैंने, वी इन क्या होता है, वी आउट क्या होता है, ये बहुत ही काम की चीज है. हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसको कंटिन्यूअसली यूज करने वाले हैं. तो डोंट कमिट अ मिस्टेक इन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन एट ऑल. ठीक है, वुड इट बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू? समझा सबको क्या करना था? कोई डाउट? श्योर नहीं है? कैन वी कंटिन्यू फर्दर विद दिस? एक कंसेप्ट हो सकते हैं. अब सुनो ध्यान, आई विल जस्ट रिविजिट द थ्योरी जो मैंने पहले पढ़ाई थी, बट अब उसको थोड़ा सा हम और ठीक से सीखेंगे. The scenarios are going to be a little difficult and little different from the previous one. पहले एक बार नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ. जल्दी से नोट कर लो. अरे बात नहीं इसे क्या हो गया? तो रिमोट लेके चलिए. ये लिखो, नोट कर लिया? तो Please stop talking. Do you all remember this thing? Electrostatic self energy. ठीक है? कम कर रहे हैं, थोड़ा इसी होगा. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी. एक मिनट इससे बंद कर. इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी याद है आपको? ग्रेविटेशन में हमें सेल्फ एनर्जी पढ़ाते हैं. कैसे डिफाइन किया था मैं सेल्फ एनर्जी को? amount of energy required to create a given configuration. याद है कि नहीं याद है? लिख लो वापस से डेफिनेशन से, और फिर से हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. The amount of energy required. एक मिनट. या ऐसे लिख लो, amount of energy required, या ऐसे लिख लो, ऐसे बेटर लिख लो. Yes, yes, yes. एक बार बेटर तरीके से लिख लो. Yes, I am repeating 1 second. I am repeating this. Wait for 2 minutes. Sorry. देखो पेपर आया. हाँ. देखो, एज इट इज जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, एग्जैक्ट वही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है. प्लीज एक मिनट आप बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, सुनो एक बार ध्यान से. The electrostatic self energy, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनाने में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, चार्जेस को पास लाने में काम करना पड़ेगा. जो भी हम वर्क करेंगे वो लूज नहीं कर सकते, वो रहेगा सिस्टम के पास में. तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी बोलेंगे. तो बाय डेफिनेशन इट इज, लिख लो इसके अंदर, द टोटल वर्क रिक्वायर्ड, the total work done, एक ही बात है, total work required और total work done to create a given configuration of charges, is called as the electrostatic self energy. It's called as the electrostatic self energy. ठीक है? As usual, let's start with a simple example. याद है वाला example? 3 चार्ज रखे थे मैंने, Q, पिछले बार 3 मास रखे थे, पिछले बार 3 चार्ज रखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाली है सिस्टम में. क्या करेंगे? 1, 2, 3, है ना? U12 कितना आएगा? K Q square by A will be equal to U23 plus equal to U31.
the total value will become u net will become 3 aq square by exactly. If you remember मैंने इसी को एक और तरीके से करके दिखाया था, इंफिनिटी पे मासेस लेके एक एक करके लेकर आया था और तीनों का वर्क मैंने ऐड कर दिया था, याद है कि नहीं? आंसर एकदम सेम आया था. Whether you do it by this method or that method will be the same thing, ठीक है ना? And याद है NC2 वाला method, the total number of interaction will be exactly NC2, right? तो इंटरेक्शन कितने हुए देख लो, 3C2 इसमें आने वाले हैं. जितने कॉन्फ़िगरेशन होंगे उसके हिसाब से इंटरेक्शन बढ़ते गए, ठीक है ना? राइट है ना? चलो अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हैं, थोड़ा चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं. ये समझा आपको? ओके, मेरे को एक काम करो, ये डालूं मैं पूरा फटाफट से काम करो. मेरे को एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन का, सिंपल से स्टार्ट करते हैं और फिर डिफिकल्ट करते जाते हैं. इस कॉन्फ़िगरेशन का स्मॉल q, स्मॉल q, स्मॉल q, स्मॉल q, a and a. सेल्फ एनर्जी बताओ. हाँ बिल्कुल रुका हूँ मैं. सर पूरा 6 इंटरेक्शन सर वो यहाँ से से चार्जेस के चार्जेस होंगे, चार साइड्स के. आंसर फाइनल. डिस्टेंस भी अलग हो जाएगा. आंसर फाइनल. ऐसे हवा में कुछ नहीं यार. आंसर तो 4 2 6 7 8 5 kq square by shut up. हाँ 4 kq square by a plus 2 kq square by a root 2. हाँ सही है. चेक कर लो. Correct. The total self energy is 4 kq square by a plus 2 kq square by a root 2. Do you agree with what I just said? हाँ If you don't understand, actually there are 6 हमारे पास interactions. 1 2 3 4. 1 2 3 4 चारों बराबर. 4 kq square by हो गया. 2 इंटरेक्शन और रह गए डायगोनल वाले. 1 2 6 पूरे हो गए. डायगोनल इंटरेक्शन सेम नहीं होंगे. डायगोनल के बीच में सेपरेशन अलग हो गया है, वो a root 2 है. तो 2 kq square by a root 2 हो जाएगा. राइट है ना? बहुत सिंपल है. एक काम करो, इसको हम थोड़ा गंदा बनाते हैं. क्यूब को बाद में देखेंगे यार, पहले स्क्वायर तो सीख लो पहले पूरा. ये ग्रेविटेशन में नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है. और ग्रेविटेशन में क्या है, खुशी की बात ये थी कि केवल प्लस एम था, माइनस एम नहीं था. यहाँ सब गड़बड़ है. यस, अब उतना आसान नहीं था. minus 2 kq square by a root 2. बस बस बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे ना साइड हाँ. से. सर माइनस 2 kq स्क्वायर बाय a माइनस 2 kq स्क्वायर बाय a रूट 2. लड़ाई की माइनस 2 Sir, सुना मेरा आंसर. ये लोग कुछ और बोल रहे हैं. kq square by नहीं kq square वेरी गुड. सर kq square by क्या आंसर है? सर 2 kq square जो साइड तो वो जो होगा डिस्कशन, अरे डिस्कशन मत. जो आंसर आ रहा है वो लिख लो अपनी नोटबुक में. गलत सही अपन डिस्कस करेंगे. सर सुनो डोंट फ्रॉम द आंसर. अरे डोंट लिख लेना यार, नहीं लिखना है. Don't from the answers, whatever answers are coming, write in your notebooks right. अबे चुप रहे यार. नोट कर ले, लिख ले. सही गलत तो पता क्या है, लिख ले. सुनो ध्यान से. Interactions. kq square by a. Right? Minus kq square by a. Right? कर दिया. Plus kq square by a. Minus kq square by a. एज वाले सब गए. राइट है क्या? माइनस kq square by a root 2. माइनस kq square by a root 2. मेरे को पता नहीं तुमने क्यों वेस्ट किया तुम लोगों ने. kq square by a root 2. बाकी तुम लोगों ने गलती किया और चेक करो.
एज वाले सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट? तो बचेगा कौन सा बचेगा? केवल और केवल डायगोनल वाले, पर कट जाएंगे देखो एज वाले सारे, दो प्लस आएंगे दो माइनस आएंगे, राइट? समझा? वो प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण सब गड़बड़ हो जाते हैं यहाँ पे। ग्रेविटेशन में बड़ा आसान था लाइफ। क्यू 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 माइनस क्यू लिख दे, ये अच्छा है इसलिए दिया तो देता ही नहीं। एक बहुत ही बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है। फाइनल आंसर 0 हाँ सर 0 ये बहुत ही बढ़िया केस है, इसलिए तो मैं दिया नहीं तो देता थोड़ी मैं। हाँ सर जीरो सर will come out to be zero. The answer will come out to be zero and I will prove it to you zero कैसे है। देखो जरा k q square by a, पता है k q square by a minus k q square by a, कट गया खत्म। minus k q square by a plus k q square by a, h गए सारे। minus k q square by a root 2 plus k q square by a root 2, आंसर है जीरो। एंड एक बताऊं, आंसर जीरो आया तो फालतू की बात है, वो तो चलो आ गया, मैथ्स आ गई उसकी। मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेजिन करो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बिना अगर आप इस सिस्टम को बनाना चाहते हो ना कोई वर्क नहीं तो कोई वर्क नहीं करना। अगर आप एक 4-3 क्यू को इनफाइनाइट 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 एक माइनस क्यू कर दोगे तो वो अपने आप ही पास आके ऐसा बना बगैर वर्क किए, ठीक है ना? बट ऑब्वियसली दिस वी केम टू नो आफ्टर वी कैलकुलेटेड दिस, वो डायरेक्टली हम नहीं कर पा रहे थे, है ना? वो हमको पता पड़ा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, राइट और नॉट? श्योर, चलो वेरी सब वो याद है क्यूब वाला क्वेश्चन? हाँ सर नहीं तो मैं वो क्वेश्चन दूंगा ही नहीं, यार मैं क्वेश्चन दूंगा ही नहीं। कोई याद है ना? अबे चुप रहो, है ना? हाँ क्या बोल रहे हैं, कौन बेस में क्या? नहीं कुछ नहीं। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बस ये कर लो। इसके बाद में मैं क्यू वाला कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। वो नहीं होगा इतना आसान। ये अच्छा क्वेश्चन है। 8 में से 7 चार्ज पॉजिटिव हैं, So 3 एक into 4. नेगेटिव। इतना आसान नहीं है ये। You understood the question or not? 7 पॉजिटिव चार्जेस, एक नेगेटिव चार्ज है। You tell me कितना टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल सेल्फ एनर्जी होगी सिस्टम, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। एक गया सर बारह साइड से इसमें से ये माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाले साइड्स काटने पड़ेंगे नीचे, तो 9 हो जाएगा। 3 गया 6 गया, डायगोनल 3 गया 6 गया, तीन साइड्स अफेक्ट होंगे, और सब एक एक पूरा देंगे। तीन फेसेस So divided kq square by a plus 6 kq square by क्या 12? 12 kq square by a. आगे चेकिंग आसान है, आसान नहीं है, टफ है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ये कर लोगे तो मैं उसके बाद क्यू भी छोड़ दूंगा, कराऊंगा ही नहीं क्यू सर सुनो 9 के क्यू स्क्वायर, अरे 6 बस सारे हो गए। I'm not really sure.
ये है ना, कोई फिजिक्स नहीं है, बेसिक विजुअलाइजेशन, बेसिक मैथ्स। 4kq² by a। अरे क्या हो गया, उनकी हवा निकली कि क्या? सर आ रहा है सर। यहाँ पे चेक कर क्या कर रहा है, तो गलती क्या है? अरे माइनस होते ही सब गड़बड़ हो गया यार। सर 12kq² a plus 12kq² by a। Sir, 6kq² by a. 6 क्या है? तुमको देख सकता है। सर एक मिनट 6kq² by a plus 6kq² by a plus 2kq² by a। तीन फेस में 6kq² by a plus 6kq² by a root 2 plus 2kq² by root 3। हाँ सर, हाँ 6kq² by a plus 6kq² और समझो, देखो बिल्कुल आंसर निकालूंगा और बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकालूंगा। अरे सुन तो ले यार, प्रूव कर। अगर नहीं प्रूव कर पाए तो मानेंगे नहीं ना। देखो सुनो, पहले एक एक करके सिनेरियो लीजिए। पहले केवल टॉप फेस की बात करते हैं, बाकी फेस की बात। माइनस के यूज कर पाए, प्लस के यूज कर पाए, कट गया। प्लस के यूज कर पाए, माइनस के यूज कर पाए, टॉप वाला पूरा ही गायब। राइट? अब देखो इधर आ जाओ, इस वाले माइनस के यूज कर पाए, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो प्लस के यूज कर पाए, कर गया। ठीक है, एक बात बताऊं, आप अगर ठीक से नोटिस करो तो हर बार जब एक माइनस के यूज कर पाए आ रहा है, वो खुद तो खत्म होता ही है, साथ में वो हमेशा एक और को खत्म करता है माइनस करने के लिए। सही बात है कि नहीं है? ये माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए क्या कर रहा है, एक प्लस के क्यू स्क्वायर बाय को खत्म कर रहा है। तो व्हेनेवर अ माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए विल बी क्रिएटेड, कितने एज गायब होंगे? 2 एज गायब होंगे। समझ में आ रहा है क्या? वापस रिपीट करता हूं, वापस रिपीट करता हूं। ये माइनस के क्यू स्क्वायर बाय है यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्लस के क्यू स्क्वायर बाय है, राइट? तो इस एज के कारण क्या ये एज गायब होगा? तो हर बार जब एक नेगेटिव एज बनेगी, हर बार जब एक नेगेटिव वाला वैल्यू बनेगा तो एक एज को और खत्म करेगा, 0 कर देगा, राइट? मुझे एक बात बताओ, कितनी नेगेटिव एजेस है? 3 है। तो उन 3 को कंपनसेट करने के लिए हाउ मेनी एजेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल बी रिमूव? 3 और रिमूव हो जाएंगे। तो टोटल कितनी एज रिमूव हो गई? 6 एज रिमूव हो गई। यू गेट द पॉइंट और नॉट? यार ये कितना है? सुन वापस सुनो, अब एक बार सुन, एक बार लास्ट सुनो। ये माइनस के क्यू स्क्वायर बाय पहला एज, ये प्लस के क्यू स्क्वायर बाय, तो इस एज ने इस एज को काट दिया, वो भी खत्म हो गया, वो भी सुन सुन सुन। तो हर बार जब एक नेगेटिव क्यू स्क्वायर बना तो एक प्लस क्यू स्क्वायर को गायब कर देना। तो जब एक नेगेटिव क्यू स्क्वायर वाली एज होगी वो एक पॉजिटिव क्यू स्क्वायर वाली एज को खत्म करेगी, ये बात मानता है? वो मिला के 0 कर देगी। तो एक बात है, मुझे कितनी नेगेटिव क्यू स्क्वायर की एज है? तो कितनी पॉजिटिव क्यू स्क्वायर की एज गई? तो 6 एज गई टोटल। हाँ टोटल 6 एज गए। तो कितनी टोटल एज थी तेरे पास? टोटल 12 थी। 12 में से कितनी गई? 6 बची कितनी? 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो बचा तेरे पास एज का। अब आते हैं अपन डायगोनल्स पे, ठीक है? मैं बिल्कुल प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बट विल यू बी एबल टू प्रूव दैट ये भी 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्रूव कर लोगे क्या? फॉर एवरी डायगोनल वो एक डायगोनल कटेगा, राइट? और लास्ट में प्लस एक और बचेगा, बॉडी डायगोनल एक 4 वो डायगोनल होंगे, तो कट जाएंगे, 2 गायब हो जाएंगे, 2 बचेंगे। कितना आएगा? 2 के क्यू स्क्वायर बाय √3। सबका आया क्या आंसर? यस सर। ये अगर आ गया, मेरे को लगता है कि ना फिर क्यू का चेक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? वो प्लस क्यू आ जाए, 2 प्लस क्यू दे दें, 4 प्लस क्यू दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। द होल थिंग विल बी एग्जैक्टली। और ना सिमेट्रिकल सिस्टम है ना, अभी भी गलती गड़बड़ नहीं है। पता है ग्रेविटेशन वाले केसेस थे ना, उसमें थोड़ा आसान था, सब प्लस था। वो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केसेस में, कुछ प्लस माइनस होते ही सब गड़बड़ हो जाएगी, राइट और नॉट? डू यू ऑल एग्री विद व्हाट आई जस्ट सेड? पक्का ना? नोट करो इसको।
वो नहीं तो है ना, प्योर विजुलाइजेशन करना इसका बड़ा मुश्किल काम है और विजुलाइज नहीं होता है जल्दी। कोई इधर उधर इतना सारा पूछे कि विजुलाइज नहीं होता है। अच्छा मेरे यहाँ एक सवाल का जवाब प्लीज 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 सुनो सुनो। तो ये तो पहला मेथड है सेल्फ एनर्जी निकालने का कि भैया चार्ज हैं, सारे इंटरेक्शन निकालते जाओ, बस सेल्फ एनर्जी आ गई। बढ़िया सिस्टम है, हमेशा से बढ़िया सिस्टम था हमारे पास, बट एक छोटा सा गड़बड़ है, हर बार ही नहीं चल पाएगा। जैसे आप देखना क्या होगा, और एक बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब हम लोगों के पास में ये एक स्फेरिकल शेल है, इट्स अ स्फेरिकल शेल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। हम लोग इसके बाद में इसको कंटिन्यूअसली हर जगह यूज करेंगे। आर रेडियस मुझे बोला कि मुझे इस स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी निकालनी है, बस वी आर स्टक। इमेजिन कर लो यार, मैं तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पे कितने एज थे या कितने चार्ज थे? 8 चार्ज थे। उन 8 चार्ज में हमारा पसीना निकल गया, इतने सारे इंटरेक्शन आ गए। यहाँ पे कितने चार्ज हैं और कितने इंटरेक्शन है? इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट इंटरेक्शन, इनफाइनाइट सी इनफाइनाइट मतलब पता नहीं क्या होगा, ठीक है? तो वो तो निकलेगा ही नहीं मेरे से। द नंबर ऑफ इंटरेक्शन, भाई सिंपल सी बात है ना, ये चार्ज अपने पास वाले को अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे इंटरेक्शन होंगे, इनफाइनाइट इंटरेक्शन होंगे। उसका अगला वाला जो होगा ना, उसका ये वाला ले चुके हैं बट बाकी सारे नहीं लिए, तो उसके इनफाइनाइट -1 इंटरेक्शन होंगे, वो भी इनफाइनाइट ही होगा। उसके नेक्स्ट वाले के इनफाइनाइट -2 होंगे, और ऐसे करते करते हाउ मेनी ऑफ देम विल बी देयर? इनफाइनाइट ही वापस होगा। तो मेरे को वो सम करना पड़ेगा, पता नहीं मेरे से तो वो तो सॉल्व नहीं होगा। तो डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये वाला मेथड तो नहीं बैठेगा, मतलब वो जो होता है ना सेल्फ एनर्जी निकालने का, वो तो नहीं करता। मेरे पास एक मेथड और था, इफ यू रिमेंबर, ट्रायंगल याद है? पहला मेथड तो यह था कि काम करो, ट्रायंगल की इंटरेक्शन निकाल लो। दूसरा मेथड क्या था? कि सारे चार्ज को इन्फिनिटी पे रख दो और धीरे धीरे करके एक एक चार्ज को लाकर कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लो। जो भी काम किया होगा, इंटीग्रेट कर लो, जो भी काम हमने किया होगा वही क्या हो गया, एनर्जी में स्टोर हो गया, राइट और नॉट? बस यही करते हैं, क्योंकि पहला मेथड हमारे समझ में, पहला मेथड तो फेल ही कर गया, वो तो नहीं चल रहा इसमें। तो हमें काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं। समझ लो, मान लो कि मेरे पास एक शेल था, मेटेलिक शेल, जो बिल्कुल अनचार्ज था, चार्ज ही नहीं था इसके पास, और जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस, प्लीज नाउ लिसन केयरफुली। मेरे पास ना बहुत दूर इनफाइनाइट पे एक बाल्टी थी, उसमें क्यू चार्ज रखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट चार्जेस, छोटे डीक्यू चार्ज रखे थे, एक बाल्टी में भर के रखे हुए थे मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। मुझे करना क्या है, मुझे इस बाल्टी में से सारे चार्ज उठाकर इसके ऊपर रखने, जो भी काम करना पड़ेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, यही तो हमारा थ्योरी है, वो स्टोर हो जाएगा इसके पोटेंशियल के फॉर्म में, राइट? टोटल फाइनली कितना चार्ज रखना पड़ेगा? कैपिटल क्यू रखना पड़ेगा, जो भी चार्ज पे है, ठीक है? और जितना हमको काम करना पड़ेगा उतना हमारा वर्क डन में स्टोर होता जाएगा, राइट? सो वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन याद रखना। तो काम करते हैं, कोशिश करता नहीं, ट्राई सुनो, इससे बेटर क्वेश्चन हुआ यार, ये तो फालतू है, तो एकदम एक हो जाएगा। सुनो ध्यान से, करना क्या है, लॉजिक समझो। मैंने क्या किया, पहला डीक्यू उठाया, पहला डीक्यू चार्ज, पहला डीक्यू चार्ज अभी न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, उसको लाने में वर्क डन क्या करना पड़ेगा? जीरो। क्यों जीरो? न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही है तो फील्ड ही नहीं है हमारे पास, फील्ड ही नहीं है तो डीक्यू को लाने में कुछ वर्क ही नहीं करना है, ठीक है? तो डीक्यू लाया, डीक्यू यहाँ रखा, वो रखते ही फैल जाएगा इसमें, पूरे इस पे यूनिफॉर्मली क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। याद है कि नहीं याद है? व्हाटएवर चार्ज विल सप्लाई, वो चार्ज क्या करता है, हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो वो डीक्यू छोटा सा टाइनी जो चार्ज है बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। अगली बात, जो नेक्स्ट डीक्यू डैश लाएंगे उठाकर, उसमें गड़बड़ होगी, क्योंकि जब उसको लेकर आएंगे ना, इस पे ऑलरेडी हमने कुछ चार्ज रख दिया था, तो उसके कारण फील्ड डेवलप हो गई है, तो इस कारण क्या होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसको लाके रखा, थोड़ा चार्ज बढ़ गया, अगला चार्ज लाए, और काम करना पड़ेगा। एंड यू सी एज द मोमेंट दिस विल प्रोग्रेस, वो वर्क डन हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम यही करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि किसी बीच के टाइम इंटरवल पे कुछ टाइम के बाद इसमें से Q माइनस Q चार्ज बचा है, और जो स्मॉल Q चार्ज था वो कहाँ पहुँच गया, बॉडी, इस पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। कितना चार्ज है, प्लस चार्ज पहुँच चुका है, राइट? अब सुनना मेरी बात को पूरी, इस पे Q चार्ज आ चुका है,
अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें से एक छोटा चार्ज और उठाता हूँ और उठा के यहाँ रख देता हूँ। कुछ काम करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। फील्ड के साथ चार्ज विच इज dq मल्टीप्लाइड बाय सीधे पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है और वही वर्क डन होता है हमारे लिए। तो चार्ज मल्टीप्लाई पे क्या कर दूँ, पोटेंशियल कर दूँगा, मिल जाएगा विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, dq इज dq। इस इंस्टेंट में पोटेंशियल क्या होगा, k स्मॉल q डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली व्हाट, राइट और नॉट। dw और यही वर्क डन किस में चला गया, सिस्टम की सेल्फ एनर्जी में चला गया। और अगर ये सारे एनर्जीज में ऐड करता जाऊं, स्केलर है तो क्या फाइनल एनर्जी आ जाएगी, राइट। तो काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अज्यूमिंग कि हमने q इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था टिल व्हाट, टिल q इक्वल टू कैपिटल Q। अज्यूमिंग कि जब इनिशियली जब अनचार्ज सिस्टम था तो सेल्फ एनर्जी 0 थी, तो फाइनली सेल्फ एनर्जी क्या हो जाएगी, u नेट, u इज इक्वल टू क्या 1/r कांस्टेंट है, क्या k भी कांस्टेंट है, तो 1/k को मैं 4π लिख रहा हूँ, चलेगा क्या, r बन गया। अंदर बचा q स्क्वायर बाय व्हाट, q 0 से लेकर व्हाट कैपिटल Q तक। व्हाट इज द u comes to us, u self, it comes out to be q square divided by exactly what, 8 pi epsilon naught r, right or not। this is going to be again a very very important formula। हम एनर्जी के आगे के क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे। सेल्फ एनर्जी फॉर अ स्फेरिकल शेल, ठीक है, और या फिर सेल्फ एनर्जी फॉर अ मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। बोथ द वैल्यूज आर एग्जैक्टली kq स्क्वायर बाय 2r, या तो kq स्क्वायर बाय 2r बोल दो और या फिर q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज को, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए, बनाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होगा। एम आई राइट और नॉट। डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये मेथड क्यों फेल कर गया, फेल नहीं कर गया मतलब एक्चुअली में ये यूजलेस है, कर ही नहीं पाएंगे इसे। इनफाइनाइट सिस्टम्स को कैलकुलेट करने का कोई तरीका होता ही नहीं हमारे पास ऐसा, वो ठीक है डिस्क्रीट के लिए चल गया काम, बगैर उसके तो फिर यही करना पड़ेगा, राइट। प्लीज नोटिस, जल्दी से